बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 4 जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स एंड बीसीके है। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने कि आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन के बारे में। जो आप बिल्कुल फ्रेशर्स होते हो तो आपके सीए फाउंडेशन में ये पेपर नंबर 4 की बात हो रही है, जिसमें आपको 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स दिया गया है और 40 मार्क्स का आपको बीसीके दिया गया है, यानी कि बिजनेस कमर्शियल एंड नॉलेज के बारे में। ठीक है, मतलब पेपर नंबर 4 जो है आपका पार्ट 1 एंड 2 में डिवाइड है। पार्ट 1 60 मार्क्स का पूछा जाता है, 60 नंबर का पूरा, और 40 नंबर का आपसे पार्ट बी में पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम पेपर 4 का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोला बेटा मैंने आपको, पेपर नंबर 4 है आपका और ये आपका पार्ट 1 है और उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। बेसिकली आपका जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हो, वैसे तो जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो आपको सारी नॉलेज मिल जाती है इंटरनेट से, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको बता दिया जाए। आपका पूरा पेपर नंबर जो 4 है ये एमसीक्यू है। ठीक, क्या बोला गया है, एमसीक्यू है। इट मींस आपको सीधे सीधे अपने सही ऑप्शन पे टिक करना है और अपने मार्क्स लेकर वहां से चले जाना है। तो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे चैप्टर 1 की, तो स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कि उसमें क्या क्या आपको डिटेल्स दी जाती हैं। बहुत बारीकी से सुनना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। बेसिकली हमने 12th में पढ़ा होता है, लेकिन 12th में हमने सब्जेक्टिव टाइप में पढ़ा होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है हमने प्रॉपर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का लिखने के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होती है। यहाँ पर हमें सिर्फ फोकस करना है एमसीक्यू पे, सही ऑप्शंस पे। तो उनको कैसे पकड़ना है, कैसे टिक करना है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं इसका। चैप्टर नंबर 1 दिया गया है आपका जो नाम है पार्ट 1 में आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यह आपका चैप्टर है। यह आपसे हार्डली 4 मार्क्स का पूछा जाता है पेपर के अंदर, मतलब 3 से 4 एमसीक्यू इसमें पॉसिबल बनते हैं, कई बार 2 भी बनते हैं। 2 तो बनते ही बनते हैं, मूड के ऊपर है, 4 भी बन सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे इसमें मैं आपको क्या डिटेल्स देने वाला हूं। पार्ट 4 बेसिकली इकोनॉमिक्स में डील कर रहा है। तो आपने ये वर्ड 12th में पढ़ा हुआ है, ये सब्जेक्ट। सबसे पहले इस वर्ड से ही कम से कम 3 से 4 एमसीक्यू दिए गए हैं आपके बुक के पीछे। जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कराया इंस्टीट्यूट ने, उसके बुक के पीछे ही 4 से 5 एमसीक्यू बन जाते सिर्फ नाम से इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप बोर्ड को ध्यान से देखिए। बोर्ड पे मैंने इकोनॉमिक्स लिखा है, लेकिन इकोनॉमिक्स को मैंने ब्रेक करके लिखा है। ध्यान से देखिए, इको अलग है, ब्रेक करके नॉमिक्स लिखा है। इको अलग है, ब्रेक करके मैंने नॉमिक्स लिखा है। ठीक है, मींस कि आपके मॉड्यूल के पहले एक पेज पे इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी है जो मैं आपको 2 मिनट में समझा सकता हूं कि इकोनॉमिक्स इज अ 2 एडिशन वर्ड, इको प्लस नॉमिक्स। आप लोग बेसिकली पूरा बोलते ही कहाँ हो यार कि इकोनॉमिक्स है। आप नॉर्मली क्या बोलते हो, आज मेरी इको की क्लास है, मेरी इको की बुक नहीं मिल रही, यार मेरे को इको में ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा प्रोनाउंस करते हैं इकोनॉमिक्स, क्योंकि इको इज 2 एडिशन वर्ड। तो इको जो है उसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड। इको वर्ड का मीनिंग क्या है यहां पर, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन है बेटा, तुम भी हो और मैं भी है, हम दोनों के दोनों हाउस होल्ड है। जो घर पे रहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन करते हैं मार्केट से लेके, इट्स कॉल्ड हाउस होल्ड। ठीक, नॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। नॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ध्यान से समझिए, क्या होता है, मैनेज करना चीजों को। मैनेजमेंट मींस चीजों को अच्छे से क्या करना बेटा, मैनेज करना। ठीक है, अब लेकिन किस चीज में मैनेजमेंट होना चाहिए, यहां पे एक लाइन बनेगी और ये आपको पूरे चैप्टर में हेल्प देगा। रिलेटेड टू मनी, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। रिलेटेड टू मनी मींस दुनिया की हर
एक्टिविटी जो मनी से रिलेट होती है, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आई अगेन रिपीट, दुनिया की हर एक्टिविटी जो मनी के साथ रिलेट कर जाती है वो इकोनॉमिक्स कॉल्ड होती है। बहुत सिंपल इमेजिनेशन करो यार, रोड पे कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, इट मीन्स ड्राइवर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, सब वर्क कर रहे हैं, सुबह से शाम तक इधर उधर भाग रहे हैं, कोई छोटी सी शॉप चला रहा है, कोई मॉल में काम कर रहा है, लाइक दिस, सब मनी के लिए वर्क कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। तो आपने 11th 12th में, या अब आपके पास मॉड्यूल आ गया होगा सीए फाउंडेशन के इंस्टीट्यूट से अगर, तो आप बुक को ध्यान से देखिए, बुक का कवर पेज पे मनी वगैरह की पिक्स वगैरह लगी होती हैं, क्योंकि इस बुकों के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, हमें मनी से रिलेट करके हर एक्टिविटी को पढ़ाया जाता है। तो आप क्या समझ रहे हो, मैं एक बात बोल रहा हूं, इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दुनिया का। गलत फहमी नहीं है कि मैं पढ़ाता हूं तो इसलिए बोल दिया इंपॉर्टेंट है, नहीं यार भाई, आप भी सीए करना चाहते हो तो सीए करके भविष्य में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, मनी, इकोनॉमिक्स। आपके फादर कोई शॉप चलाते हैं, आपकी मम्मी कोई ऑफिस जाती हैं काम करने के लिए, इट्स किसके लिए जाती हैं, मनी के लिए, इट्स इकोनॉमिक्स। रोड पे कोई आइसक्रीम बेच रहा है, किस लिए कर रहा है भैया, पैसे के लिए, तो इट्स इकोनॉमिक्स। ठीक, तो अभी तक की कहानी में हमने क्या सीखा कि इकोनॉमिक्स इज अ टू एडिशन वर्ड, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एंड इट्स रिलेटेड टू मनी। देन उसके बाद एमसीक्यू है बुक के पीछे, एंड में जब मैं आपको करवाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीक वर्ड। बंदा पूछता है इकोनॉमिक्स इज अ विच लैंग्वेज वर्ड, पूछा हुआ क्वेश्चन है फाउंडेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स इज अ विच लैंग्वेज वर्ड, तो आपको टिक करना है ग्रीक। ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया बेटा, ग्रीक लैंग्वेज से। अब ये कोई भगवान की बनाई हुई चीज नहीं है, ध्यान से सुनना। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, अकाउंट्स है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, लाइक दिस, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई भी भगवान ने बना के नहीं दिया दुनिया में कि लो ये सब्जेक्ट बनाए हमने, आप पढ़ लो, नहीं। सारे के सारे सब्जेक्ट किसी न किसी इंसान ने ड्रॉ करे हैं, रिसर्च के बेसिस पे आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें। तो इकोनॉमिक्स को जिसने डेवलप करा उसको हम कॉल्ड करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। ये सारे आपके एमसीक्यू बन रहे हैं, नजर आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए अच्छे से, वो भी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आप क्या कॉल्ड करवाओगे वहां पर, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स बनाई और दुनिया को समझाया, और जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, भविष्य में आप पढ़ाओगे, दुनिया में इसको अप्लाई करवाया जाता है, इन चीजों से बचा जाता है, सीखा जाता है इकोनॉमिक्स से बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू मनी। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ भाई साहब ने, ही रोट अ बुक named an inquiry into the nature and causes of wealth in a nation। साइड में एक डेट आती है 1776, 1776। तो एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। आप एक बात बताओ, अपने ऊपर लो, दूसरे की जगह पे मत जाओ। आप सोचो कि आपने कुछ रिसर्च लिखी है, कुछ समझा है, कुछ बनाया है, समझ के ऑब्जर्वेशन करके चीजें बनाई हैं आपने, कोई सब्जेक्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल कोई थ्योरी बनाई है, तो आप क्या करोगे यार, उसको व्हाट्सअप कर करके सबको बताओगे या सबको कॉल कर करके बताओगे? नहीं, आप एक प्रॉपर बुक लिखोगे और दुनिया उसको पढ़ेगी, समझेगी। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स लिखी सन 1776 में, तो वो जाना जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। उस बंदे ने, ठीक, बुक लिखी, ही रोट अ बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द, आप बोर्ड देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इन अ नेशन। सन लिखा हुआ है साइड में, जो आपको याद करना है, एमसीक्यू है ये सारे, 1776। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि इकोनॉमिक्स कौन सी सेंचुरी का ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो आपको डेट से समझ में आ रहा है 1776, 17th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसे पूछा हुआ है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर इज रिटन बाय, किसने लिखा है इसको, तो आपको पता है यार, इसका राइटर एडम स्मिथ है, उसने लिखा है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमने इतनी डिटेल्स ली हैं, अब हम एक बार इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पे। अब हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि एडम स्मिथ ने डेफिनेशन में क्या समझाया, जो रिलेटेड टू मनी है। इकोनॉमिक्स की बातें क्लियर है, लेकिन समझाने की क्या कोशिश करी है उसने डेफिनेशन में, उन बातों पे डिस्कस करेंगे। अभी तक की कहानी में हमने सिर्फ 2-3 एमसीक्यू सीखे हैं। इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड,
एंड देन उसके बाद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इज रिटन बाय एडम स्मिथ एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ. इकोनॉमिक्स इज ओरिएंटेड सब्जेक्ट ऑफ 17th सेंचुरी, 1776 में वो बुक लिखी गई. ये बातें ध्यान रखनी है. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स के अंदर यहां से भी आपके बुक के पीछे क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से सुनना है. एडम स्मिथ ने यार सिंपल सी बात बोली इकोनॉमिक्स के बारे में, द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स with the limited resources called economics. ये बात बोली है एडम स्मिथ ने. बहुत सिंपल है. अब आग बंद करके मेरे साथ कंटिन्यू करने की कोशिश करें. द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स. ठीक है, वांट्स की जगह नीड्स भी बोल सकते हैं. अब इस बात को एक बार हम अपने एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस डेफिनेशन को इकोनॉमिक्स की. बेटा हम सबकी जो ह्यूमन वांट्स होती है, बुक के पीछे के क्वेश्चन को साथ साथ पंच करवा रहा हूं तो ध्यान से रहना. ह्यूमन वांट्स, आप और मैं ह्यूमन है, ह्यूमन वांट्स जो होती है अनलिमिटेड होती है. चलिए, हम कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होते अपनी वांट्स को लेकर, बिकॉज इट्स अनलिमिटेड, जो बताया गया है. कैसे? आज मेरे पास एक मोबाइल फोन हो गया, अब दूसरे का देख के यार ये वाला लूंगा, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए. हमारे पास पहले एक भी घर नहीं था, एक भी गाड़ी नहीं थी. एक होने के बाद अब दूसरे की चाहत आती है कि दूसरी गाड़ी हो जाए, यार एक नई गाड़ी लॉन्च हुई, वो लेंगे वो लेंगे. मनी का मतलब क्या है? सेंस और वांट्स. एक वॉच हो गई, और चाहिए और चाहिए और मतलब ये सबकी लाइफ का कंसेप्ट है यार कि इच्छाओं का कभी अंत नहीं है. इसी बात को इकोनॉमिक्स में बोला गया है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ठीक है, कभी उसका अंत नहीं हो सकता. आपको मैंने इमेजिन करवा दिया, आपको एक गाड़ी होने के बाद और चाहिए, एक मोबाइल होने के बाद एक और चाहिए, ये लाइफ में चलता ही रहता है. लेकिन वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स वर्ड को क्लियर कर लेना यार, जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं वो रिसोर्स है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी सैलरी यूज करता हूं, जो मेरे को सैलरी मिलती है जगह जगह से पढ़ाकर, तो वो मेरे लिए एक लिमिटेड मिलती है सैलरी. लेकिन मेरी वांट्स मेरी भी बहुत सारी हैं कि यार ये गाड़ी लेनी है, ये घर लेना है, ये मोबाइल लेना है, ये लेना है. लेकिन रिसोर्स क्या मिलती है? सैलरी मेरे को लिमिटेड. एक कंपनी है, बहुत सारी चीजों की प्रोडक्शन करना चाहती है, लेकिन मशीन उस पर लिमिटेड है, तो उसी में उसको एडजस्ट करना पड़ता है. तो ये चल रहा है लाइफ में. ठीक है, रिसोर्स हमेशा लिमिटेड मिलेगा आपको, अब ध्यान रखिएगा. देन वांट्स हमेशा आपको क्या मिलेगी? अनलिमिटेड. नीड्स आपको ह्यूमन वांट्स क्या मिलेगी? हमेशा अनलिमिटेड होती है. इन्हीं के बीच में एक फाइट चल रही होती है मैनेज करने की, इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स. अब एक बार इसको और एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं ताकि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए. आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को कभी ना कभी घर पर ये एक्टिविटी करते हुए देखा होगा. मम्मी और पापा दोनों की सैलरी आई है मिलाकर 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए. वो बैठकर प्लान कर रहे हैं. आपने नोटिस करा होगा कभी ना कभी, इस महीने बच्चे की फीस भरनी है इतनी, लाइट्स के बिल भरने हैं इतने, इसको ड्रेसेस दिलवानी है. बेटा इस बार ना हम कहीं डिनर करने नहीं जाएंगे, बाहर ऑलरेडी बहुत स्पेंड हो रहा है. ठीक. और ना ही बेटा हम इस बार क्या कहते हैं आपको कहीं मूवी वगैरह दिखाने ले जा सकते हैं. अब क्या हुआ? ध्यान से सुनिए मेरे साथ. आप कौन हो बेटा? हाउस होल्ड. डन. बैठ के क्या कर रहे हैं मम्मी पापा? बेटा मैनेजमेंट. बेटा किस सेंस में कर रहे हैं? रिलेटेड टू मनी. बेटा उनकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, बहुत कुछ करना चाहते हैं. लेकिन बेटा उनको रिसोर्स कैसे मिले हैं? लिमिटेड. इट्स ऑल अबाउट बेटा, ये क्या हो गया हमारा? इकोनॉमिक्स. क्लियर? आपके घर में भी इकोनॉमिक्स अवेलेबल है. द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू मनी. मैंने आपको इमेजिन करवा दिया आपके घर में भी ये काम हो रहा है, हाउस होल्ड हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, रिलेटेड टू मनी, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है. ठीक. अब इकोनॉमिक्स नीचे जाके दो पार्ट में ब्रेक लेती है. बोर्ड को देखिए ध्यान से. इकोनॉमिक्स आगे जाके दो पार्ट में क्या लेती है? ब्रेक लेती है. एक का नाम होता है माइक्रो, जो आप 11th में पढ़कर आए होगे, 11th 12th में. एक का नाम होता है मैक्रो. ठीक.
अब हम इसको खोलेंगे, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बनेंगे जो आपको और एमसीक्यू देंगे। अभी तक की कहानी में जितना बताया गया है वो 3-4 एमसीक्यू थे। अब इकोनॉमिक्स ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। अब इसके बारे में हम डिटेल्स लेना शुरू करते हैं। अभी फिलहाल मैं ये बोर्ड को रफ कर रहा हूं इतनी डिटेल्स लेने के बाद। अब देखिए माइक्रो मैक्रो की कहानी। देखिए जी, इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो मैक्रो। अब इनसे मीनिंग्स और पॉइंट्स निकालने की ट्राई करते हैं। बेटा माइक्रो वर्ड का मतलब होता है छोटा, ये आपको पता होगा, स्मॉल, ठीक। लेकिन हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया आपको कि पेपर हमारा एमसीक्यू है जहां पे ट्रिक्स बहुत अच्छे से काम आती हैं। माइक्रो में आई स्टैंड कर रहा है बेटा। क्या स्टैंड कर रहा है माइक्रो में बेटा? आई, ठीक। आई जो है इट्स डिनोट इंडिविजुअल। आप याद रखिए माइक्रो मीन्स छोटा, आई लगता है सेंटेंस के बीच में, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, ठीक, एक अकेले की बात हो रही। मैंने ना आपके बारे में, जब फॉर इमेजिनेशन, जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, तो मैं आपको इमेजिन कर रहा हूं कि मैंने आपके बारे में स्टडी चालू कर दी। अब कॉमन सेंस लगाओ यार, इकोनॉमिक स्टडी है तो रिलेट किससे होगा बेटा? मनी से, ठीक है। रिलेट किससे हो रहा होगा? मनी से। तो मैं आपके बारे में सिर्फ स्टडी कर रहा हूं, XYZ जो मेरी वीडियो देख रहा है, कि बेटा आपकी मंथली इनकम क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, आपके एक्सपेंडिचर्स क्या है। मैंने आपके बारे में सिर्फ स्टडी करा है, तो इट्स कॉल्ड माइक्रो, छोटा, इंडिविजुअल के बारे में मैंने सिर्फ स्टडी करी है, ठीक। तो इसकी लाइनों में मैं ये लिख सकता हूं, इट स्टडीज द इकोनॉमिक activities. Economic activities means related to money. It studies the economic activities related to an economy. बेटा as an कौन से लेवल पे कर रहा हूं? आपको इमेजिन कर रहा था ना, इंडिविजुअल लेवल, जब एक को लेके मैंने स्टडी करा, एज एन इंडिविजुअल लेवल। मैक्रो में अच्छे से सुनिएगा, बुक के पीछे एमसीक्यू है, बार बार बता रहा हूं, जो आपको अच्छे से करवाए जाएंगे, तो बिल्कुल पंच चैप्टर है ये। ए लगा हुआ है मैक्रो में। ए मींस एग्रीगेट, ठीक। चलो और सिंपल कर लो यार, अगर एग्रीगेट से कंफ्यूज हो रहे हो। ए मींस ऑल, यहां पर हम सबको लेके चलेंगे, ऑल ओवर, ठीक है। एग्रीगेट, होल, एंटायर। मैक्रो मींस बड़ा, जितना इमेजिन कर सको वर्ड को करो। मैक्रो मींस बड़ा, ए मींस एग्रीगेट, ऑल ओवर, सबको लेके चलते हैं, ठीक। जैसे इंडिविजुअल में मैंने आपको स्टडी करा, अब यहां पर मैक्रो के कुछ एग्जांपल गेस करते हैं। पोवर्टी, पोवर्टी मींस गरीबी, ठीक है। भारत सरकार जब पोवर्टी के बारे में स्टडी करती है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब भारत सरकार पोवर्टी के बारे में स्टडी करती है तो किसी एक बंदे को लेती है, इंडिविजुअल्स को लेके चल रही होती है, या ओवरऑल इकोनॉमी को लेके चल रही होती है? सर ओवरऑल इकोनॉमी को, तो ओवरऑल सबका इंपैक्ट है मैक्रो। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट, ये भारत के बहुत फेमस वर्ड है जो आपको हमेशा के लिए पता होने चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस पीपल, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जब सरकार स्टडी करती है तो किसी एक आध पर्सन को लेके चल रही होती है या सबको लेके चल रही होती है? सबको लेके देखा जाता है डाटा कि भैया कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, ओवरऑल देखा जाता है, ऑल ओवर देखा जाता है, होल देखा जाता है। तो इट्स एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना। आज रात को प्रोडक्ट्स के रेट मार्केट में बढ़ गए तो बेटा आपको ही प्रॉब्लम है सिर्फ, या मुझे ही प्रॉब्लम है सिर्फ? नहीं यार, देश में रहने वाले हर बंदे को प्रॉब्लम है, ऑल पे इंपैक्ट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देश की नेशनल इनकम, जीडीपी, सब बंदे के लिए है देश की। गवर्नमेंट बजट देश के हर बंदे के लिए है। तो ऑल ओवर इट्स एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसकी डिफाइन में मैं ये लिख सकता हूं, इट स्टडीज द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी related to economy as a whole, ध्यान दीजिएगा, entire ऑब्लिक एग्रीगेट। जो पेपर में पूछे जाते हैं वो वर्ड मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूं। एग्रीगेट से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हेन वी स्टडी द एग्रीगेट फैक्ट्स इट्स कॉल्ड, तो आप टिक करिए वहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। बेटा अब एक चीज और सुनिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हम ड्रॉ करेंगे, दुनिया में
आपका मे बी पॉसिबल है कि ऐसा हो या आपने आसपास देखा हो, आपके दो नाम होंगे। घर पे आपको प्यार से राम बुलाते होंगे, घर के बाहर आपको प्यार से श्याम बुलाते होंगे या राहुल बुलाते होंगे, दो नाम है आपके। किसी बच्चे का नाम घर पे रिया है, बाहर निकल के दिव्या है। लाइक होता है कि प्यार मोहब्बत से लोगों ने नाम रखे होते हैं, घर में मम्मी ने प्यार से रिया, बाकी दुनिया के लिए दिया, लाइक ठीक। लेकिन यार रिया हो या दिया हो, राम हो या राहुल हो, नाम दो होने से क्या होगा, बंदा वही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक दूसरा नाम है, ठीक है। माइक्रो का दूसरा नाम है, मैक्रो का दूसरा नाम है, एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ भाई साहब ने इकोनॉमिक्स बनाई, फिर माइक्रो का दूसरा नाम रखा उसने खुशी में और मैक्रो का दूसरा नाम रखा उसने। तो माइक्रो का दूसरा नाम रखा है द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। The other name of microeconomics is price theory. The other name of macroeconomics is, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो का दूसरा नाम क्या है बेटा, प्राइस थ्योरी, एमसीक्यू है। और मैक्रो का दूसरा नाम है, द अदर नेम ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से, ठीक। ये आपके एमसीक्यू पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक। अब आगे सुनिए ध्यान से, वो भी बहुत अच्छे से। बेटा हुआ क्या, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बुक लिखी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। कहानी को ध्यान से समझना, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपके बनने वाले हैं। एडम स्मिथ ने जो समझ में आया ऑब्जर्वेशन लिख दी अपनी बुक में, जो भी पल्ले पड़ा उसने सब कुछ लिखता वो निकल गया, ठीक। बाद में ना दो लोग आए जिन्होंने उस बुक को पढ़ा और उसमें से माइक्रो यानी कि जो इंडिविजुअल बेसिस टॉपिक थे उसको अलग करे और बना दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और बची हुई बनी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ में जो भी समझ में आया फर्स्ट टाइम उस बुक में उसने लिख दिया। बाद में दो लोग आए जिन्होंने इस बुक का ब्रेक थ्रू करा और इंडिविजुअल टॉपिक को अलग करा, और उन्होंने बनाई इंडिविजुअल टॉपिक को अलग करके उन्होंने क्या बनाया बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बंद कर दिया, और इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जिस बंदे ने माइक्रो को अलग करवाया उसमें से इंडिविजुअल टॉपिक को, उस बंदे का नाम पड़ा द फादर ऑफ, ध्यान देना आप, जागना यहां पर, द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एल्फ्रेड मार्शल। द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एल्फ्रेड मार्शल। और फिर द फादर ऑफ मैक्रो J.M. केन्स। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं यार, आपने 12th में पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हर थ्योरी के ऊपर लिखा होता था अकॉर्डिंग टू केन्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू केन्स थ्योरी। तो हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज J.M. केन्स। फुल फॉर्म होती है इसकी जॉन मेनार्ड केन्स, पर आप ऑप्शन में J.M. केन्स ही ध्यान रखना, यही होता है। क्योंकि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एल्फ्रेड मार्शल। अब आप अवेयर से सुनिए मेरे को ध्यान से, अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, एमसीक्यू में जागना होता है बहुत अच्छे से, कंसंट्रेशन से। बंदे ने इतना पूछा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया है एडम स्मिथ। अब अगर आपसे पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप टिक करिएगा एल्फ्रेड मार्शल। पर अगर आपसे पूछा गया है हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, J.M. केन्स। पर आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ लगेगा, ठीक। अब ये जो बंदा है ना, बोर्ड को ध्यान से देखते जाना, ये जो बंदा है ना फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल, ये थोड़ा सा तेज निकला, जिसे बोलते हैं चलाक चतुर, लाइक दिस। वैसे दुनिया में हर बंदा चलाक है। इस एल्फ्रेड मार्शल ने क्या करा, इंडिविजुअल टॉपिक्स को अलग करे उसकी बुक में से और अपनी बुक लिख दी इसने। बुक का नाम रखा, ध्यान से देखना, ही रोट अ बुक named an inquiry, no sorry
ही रोट अ बुक नेम्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या लिखा बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, इसने एल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 यानी कि 1890 में। ठीक। अब कुछ बच्चे बोलते सर जॉन मेनार्ड केन्स का नहीं है। बेटा नहीं है, जितना बताऊं उतना ही चैप्टर है आपका, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में कुछ आपके पास नहीं है। तो यहां पर आपने 3-4 एमसीक्यू फिर से सीख लिए। एग्रीगेट वर्ड मैक्रो में यूज होता है। प्राइस थ्योरी अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 एमसीक्यू। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा, एल्फ्रेड मार्शल माइक्रो का फादर है और उसने बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। इतनी डिटेलिंग्स आपके पास आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम एग्जाम्पल डालेंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा। माइक्रो के एग्जाम्पल सिंपल है यार। मैं क्या बोल रहा था कि मैं वीडियो देख रहा हूं तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपके ऊपर लिया मैंने इंडिविजुअल इनकम, डिमांड, एक्सपेंडिचर एक इंडिविजुअल के खत्म। इधर क्या गिनवाया था बेटा मैंने? पॉवर्टी, गरीबी का इंपैक्ट हर बंदे पे है। इन्फ्लेशन मतलब होता है बेटा प्राइस बढ़ना, सब पे इंपैक्ट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेटा सब पे इंपैक्ट होता है। जीडीपी, नेशनल इनकम, लाइक दिस। क्लियर? अब इसमें एक पॉइंट बचेगा जिसको मैं रफ करके आपको लिखवाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इतने में से। बेटा जी हमारे देश की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? लाइन ध्यान से सुनना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारी कंट्री या हमारी इकोनॉमी, इंडिया में हो आप लोग, क्या मेजर प्रॉब्लम्स है? सर यही तो है, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, लाइक ये सब हमारे देश की प्रॉब्लम्स हैं। गरीबी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड कम है, ये सब प्रॉब्लम्स है हमारे देश की बड़ी बड़ी। ठीक, जो बेसिक कंसेप्ट है आपको पता है भारत में रहते हुए। ठीक, अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये सारी प्रॉब्लम ऐसे हमने चुटकी बजाई सॉर्ट आउट, खत्म, ऐसा हो सकता है? या ऐसा हो सकता है कि इन प्रॉब्लम्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करें और फिर एक एक करके इसको सॉर्ट आउट करने की और स्टडी करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आई अगेन रिपीट, आप ध्यान से समझना इस कंसंट्रेशन को, जो मैं आपको एक पॉइंट लिखवाने वाला हूं कि भैया हमारे देश की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लाइक ये सारी हमारे देश की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स ऐसे चुटकी बजाओ एकदम से खत्म, क्या ये पॉसिबल है? या धीरे धीरे इन प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करके सॉर्ट आउट करना पॉसिबल है? सर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये शायद खत्म हो जाए, जैसा कि भारत सरकार करती है, धीरे धीरे करके इसको खत्म करने की कोशिश छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, तो एक पॉइंट जनरेट होता है, यहां रफ कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां जनरेट होगा एक पॉइंट होता है BIT, बिट बाय बिट अप्रोच। इसका मतलब होता है इट मींस ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम into a small parts and study one bit at a time। ये देखिए जी बोर्ड पे, यही जो मैं आपको बोल रहा था ना इतनी देर से कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटी से छोटी पार्ट में ब्रेक करके हमको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि स्पेसिफिकली जो बोला जाता है बिट बाय बिट अप्रोच। इट मीन्स ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉल पार्ट्स एंड स्टडी वन बिट एट अ टाइम। तो ये हमारी कौन सी अप्रोच के अंदर किस साइड में लिखा है बेटा मैंने? माइक्रो में। तो इट इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोई छोटा छोटा पार्ट कर दिया ना हमने, तो बंदे ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिट बाय बिट अप्रोच रिलेट टू माइक्रो और मैक्रो, तो देखा हुआ आपने माइक्रो है क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में आता है। क्लियर? यहां तक में हमने माइक्रो, मैक्रो और इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन बेसिकली यहां पर हमने सीखा है और कई सारे एमसीक्यू मैंने आपको टिक करवाए हैं, तो उतने पे आपको ध्यान देना है बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद का टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए जी, अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, यहां से भी आपको 5 से 6 एमसीक्यू हैं जो आपको कनेक्ट करने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हेडिंग है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। अभी थोड़ी देर बाद इकोनॉमी वर्ड को भी समझाया जाएगा, अभी पहले प्रॉब्लम समझते हैं एक इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी में आप रहते हो। ये जो हेडिंग लिखी है, इस हेडिंग में से कई सारे क्वेश्चंस बच्चे ने पहले पढ़ रखे होते हैं। जैसे मैं आपको गिनवा देता हूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हम टू प्रोड्यूस। कई सारे बच्चे होंगे जो इस टाइम पे वीडियो ये देख रहे हैं, उन्होंने कनेक्ट कर लिया होगा कि यार सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर हमने 12th या 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हम टू प्रोड्यूस। डन, मना नहीं कर रहा, पढ़ा हुआ है। लेकिन वहां जो पढ़ा है उससे आपका यहां क्वेश्चन टिक नहीं होने वाला, वो आपको मैं बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले ऊपर एक 2 लाइन का गैप मेंशन होगा, जहां पे मैं बाद में कुछ भर दूंगा। तो आपको 3 बातों पे फोकस करना है, वही जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, and third one for whom to produce। ठीक, नाम से पकड़ में आ रहा है। what to produce, क्या बनाऊं। for whom to, सॉरी, how to produce, कैसे बनाऊं। for whom to produce, किसके लिए बनाऊं। अगेन रिपीट, नाम से पकड़ में आ रहा है। what to produce, क्या बनाऊं। how to produce, कैसे बनाऊं। for whom to produce, किसके लिए बनाऊं। ठीक, ये तीनों प्रॉब्लम एक इकोनॉमी के अंदर जनरेट होती हैं कि क्या करें। और ध्यान से सुनना बारीकी से, जो इससे पहले आपको समझाया गया है, क्योंकि ये इसलिए सोचना पड़ता है, एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो वो हर चीज की प्रोडक्शन नहीं कर सकता इन द डिजायर लेवल। हर चीज की प्रोडक्शन नहीं कर सकता इन द डिजायर लेवल। आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड में क्या बता रहा हूं, क्योंकि रिसोर्स क्या है बेटा, लिमिटेड है। लिमिटेड को एक और वर्ड में बताते हैं हम इकोनॉमिक्स में, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मींस रिसोर्सेज की कमी है, लिमिटेड है, लेकिन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। हर चीज की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो एक इकोनॉमी सोच बनाती है, दिमाग लगाती है कि यार क्या बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। सोचती है कि क्या बनाए, कि अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज किन चीजों पे लगाएं जिसकी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है, किस चीज की प्रोडक्शन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसमें कुछ ऐसे लिखेंगे, द फर्स्ट प्रॉब्लम है ये, द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक, द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस। बेटा 3 टाइप के गुड्स के बारे में थिंकिंग चलती है एक इकोनॉमी की, क्या बनाना है। सोच रही है अभी इकोनॉमी, थिंकिंग पर है, क्या बनाना है। ए, सोच रही है इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स, क्या बनाना है, या तो कंज्यूमर गुड्स लाइक। बेटा कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं, आप और मैं कंज्यूमर है, जो डेली यूजेस में यूज होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डेली यूजेस पर यूज होते हैं। लाइक ये रहा भैया पेन, पेंसिल, बिस्किट्स, जो आप और मैं डेली यूज करते हैं यार, सिंपल। सोच रही है इकोनॉमी क्या बनाए। फिर उसके बाद कैपिटल गुड्स लाइक, अच्छे से समझिएगा, जो बच्चा अकाउंट्स का है वो जल्दी कनेक्ट कर सकता है। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जैसे वन काइंड ऑफ एसेट्स, ठीक है, जैसे कि मशीनरी, ट्रैक्टर, मोबाइल फोन, लैपटॉप एक्सेट्रा, एसी, वॉशिंग मशीन, लाइक दिस। ये सब हमारे एक टाइप के मशीनरीज वगैरह जो होती हैं, ये कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इनको लंबे टाइम तक हम यूज करते हैं। इट इज अ वन काइंड ऑफ ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, दूर तक जाता है, ड्यूरेबल गुड्स। ठीक, तो कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, अभी इकोनॉमी सोच रही है व्हाट टू प्रोड्यूस, मशीनरी, ट्रैक्टर, ईटीसी। ठीक है, अब सी पॉइंट, इकोनॉमी सोच रही है वॉर रिलेटेड गुड्स के बारे में। लाइक वॉर रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं बेटा, लाइक टैंक्स,
वेपन्स, बॉम्ब्स, ईटीसी। तो अभी तक की कहानी में एक इकोनॉमी सिर्फ थिंकिंग बना रही है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स जो डेली यूजेस के होते हैं, कपड़े, बिस्किट, सॉल्ट एक्सेट्रा, पेन, पेंसिल, या फिर कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरीज, एसेट्स, वन काइंड ऑफ मशीनरी, ट्रैक्टर्स like this, war related goods like bomb, tanks, weapon, guns etc. क्या बनाया जाए, सोच रही है अभी प्रोडक्शन किस चीज की करी जाए। अब मान लो एक इकोनॉमी ने डिसाइड करा कि हम भाई बिस्किट्स बनाएंगे, अपने मैक्सिमम रिसोर्स जो कि लिमिटेड है रिसोर्स वो बिस्किट्स पे लगाएंगे क्योंकि देश में बिस्किट्स सही है इसलिए बनाना चाहिए, इस पे हम ज्यादा एफिशिएंट है या कंट्री ये ज्यादा मांग रही है, ठीक है। अब एक चीज और डिसाइड होगी, इसके अंदर दो फेज होते हैं, ध्यान से सुनना। आपने डिसाइड करा व्हाट टू प्रोड्यूस, बिस्किट्स। नाउ यू डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। नाउ डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। बेटा आप रोज के 100 पैकेट बना रहे हो, एक इकोनॉमी रोज के 100 पैकेट बिस्किट बना रही है, लेकिन मार्केट में उसके सिर्फ 2 पैकेट बिक रहे हैं। रोज की प्रोडक्शन 100 पैकेट, सेलिंग हो रही है मार्केट में 2 पैकेट्स की। तो बेटा आप बताओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है भाई। बिक 2 रहे हैं, बना 100 रहे हो, तो रिसोर्सेज वेस्टेज पे जा रहे हैं और हम ये वेस्ट नहीं होने दे सकते, हमारा लिमिटेड रिसोर्स है यार। तो हमें ये बात भी पंच करनी है कि जब डिसाइड कर लो क्या बनाना है, देन डिसाइड करो हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर एक लाइन कंडक्ट होती है, स्पेस की प्रॉब्लम है, आप ध्यान से सुनना, इसी में लिख रहा हूं मैं। when an economy has decided what to produce, then decides how much quantity to be produced। ठीक, तो हमने व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या सीखा, क्या बनाना है। हर चीज की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 3 टाइप के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर, कैपिटल, वॉर रिलेटेड गुड्स। जब हम डिसाइड कर ले क्या बनाना है, देन डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, क्योंकि वो भी नेसेसरी है हमारे लिए। ठीक, अब एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। सबसे पहले बुक के पीछे क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि मतलब एक इकोनॉमी 3 टाइप के गुड्स हैं, कंज्यूमर, कैपिटल, वॉर रिलेटेड, सबसे ज्यादा फोकस कौन से गुड्स पे करती है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा फोकस होता है बेटा, ध्यान से सुन लेना, एमसीक्यू में कैपिटल गुड्स, मैंने बोल्ड कर दिया है पूरा। सबसे ज्यादा फोकस एक इकोनॉमी का किसकी प्रोडक्शन पर होता है? कैपिटल गुड्स की, मशीनरीज टाइप के गुड्स की। लॉजिक ये है कि जो ये वॉर रिलेटेड गुड्स है यार, इन पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं है, ये बॉम्ब्स, टैंक्स, वेपन एक्सेट्रा, ये रोज रोज यूज नहीं होते मेरे बेटे, रोज रोज यूज नहीं होते। आप क्या करते हो, ये बॉम्ब, टैंक वगैरह जो होते हैं 5 साल 10 साल में कभी किसी कंट्री के साथ युद्ध हुआ यार तब यूज होता है, तो इसकी प्रोडक्शन में कोई खास फोकस नहीं है क्योंकि रेगुलर यूजेस में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद ऊपर कंज्यूमर गुड्स, बिस्किट्स, पेन वगैरह, सॉल्ट वगैरह, इन एलिमेंट्स की प्रोडक्शन के लिए भी, इन एलिमेंट्स की प्रोडक्शन के लिए भी हमें स्ट्रांग होना पड़ता है कैपिटल गुड्स। अच्छी मशीन्स वगैरह होंगी देश के अंदर तभी प्रोडक्शन हो सकती है कंज्यूमर गुड्स की बेटर देन। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे है? कैपिटल गुड्स पे। फॉर फर्दर प्रोडक्शन में काम आएगा, जितनी ज्यादा मशीन्स वगैरह होंगी देश के अंदर वो कंज्यूमर गुड्स और बढ़ा देगा अपने आप। तो मेन क्या है, पंच क्या है? कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है बुक के पीछे कि सबसे ज्यादा फोकस कौन से गुड्स पे एक इकोनॉमी का? कैपिटल गुड्स। लॉजिक मैं समझा चुका हूं क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन में काम करता है, फ्यूचर में कंज्यूमर गुड्स बना कर देगा। और वॉर रिलेटेड गुड्स भी क्यों नहीं है वॉर रिलेटेड गुड्स में? क्योंकि यार ये एलिमेंट कभी कभार यूज होते हैं। पहला पॉइंट हमने समझ लिया। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करने जाएंगे इसका, हाउ टू प्रोड्यूस। तो उससे पहले इतना समझने के बाद मैं ये रफ कर रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पे। हाउ टू प्रोड्यूस के बारे में देखते हैं कि उसमें हमें क्या समझाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 बातें सीखी हैं, क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हमें यह बताना है कैसे बनाया जाए। ठीक, इसमें हमें क्या बताना है, कैसे बनाया जाए। बेसिकली प्रोडक्शन टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। यहां पर 2 एमसीक्यू है, ध्यान से देखना। प्रोडक्शन टेक्निक्स 2 टाइप्स की होती हैं। कैसे बनाना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है? एक लेबर, ध्यान देना, लेबर इंटेंसिव
ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि इसमें ना हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं और कैपिटल कम। और मैं कैपिटल का मीनिंग यार अभी 3 बार क्लियर करवाया, रिलेटेड टू मशीन्स वाले आइटम्स, कैपिटल मशीन्स, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव में हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल कम करते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीन ज्यादा यूज करते हैं, मींस कैपिटल ज्यादा यूज करते हैं, लेबर कम करते हैं, ठीक है। आप 2 लोग हो, फॉर इमेजिनेशन, आप 2 लोग मिलके, मान लो, इमेजिन करो ढंग से, ये वीडियो देख रहे हो, ये लेक्चर देख रहे हो। आप में से आपके फ्रेंड की कंपनी में लगा हुआ है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और मैं विजिट करने गया वहां पर, ठीक है। इंडस्ट्रियल विजिट होते हैं, आपने सुना होगा कभी ना कभी। मैं विजिट करने गया तो मुझे वहां पर लेबर ज्यादा नजर आएंगे, कैपिटल कम, क्योंकि उस बंदे ने कौन सी टेक्निक यूज कर रखी है, लेबर इंटेंसिव, ठीक है बेटा। कैपिटल इंटेंसिव के अंदर जो आपकी कंपनी में लगी हुई है, मैं आपकी कंपनी में पहुंच गया विजिट करने, तो मुझे वहां कैपिटल ज्यादा नजर आएंगे और लेबर कम, ठीक। पहले पूरा सुनना है। आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे? अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हो, इमेजिनेशन में रहो, अपनी कंपनी चला रहे हो, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? बच्चा रैंडम आंसर देता है, सर लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, या कोई भी कर लूंगा एक, सर नहीं। हर प्रोड्यूसर, अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं, आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस चला रहे हैं, आप भी तो इकोनॉमी का हिस्सा हो, हमारी कोशिश होती है हम वो टेक्निक यूज करें जिससे कॉस्ट मिनिमम हो। बेटा जिससे कॉस्ट क्या हो, मिनिमम, खर्चे कॉस्ट मिनिमम हो, प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, हम वो यूज करेंगे। और वो दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। कैसे? मान लो आपकी कंपनी एक ऐसे जोन पे या ऐसे एरिया पे लगी हुई है जहां पर लेबर बहुत चीप रेट पे मिलता है, जहां पर लेबर बहुत कैसे रेट पे मिलता है बेटा, चीप रेट पे। तो आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे वहां पर, लेबर इंटेंसिव, ठीक। अब आपकी इंडस्ट्री या मेरी इंडस्ट्री एक ऐसे जोन पे लगी है जहां लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, जहां लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वहां हम कौन सी यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही हैं, तो आप ऐसे रैंडम मत बोलिए कि हम ये यूज करेंगे, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ, टारगेट हमेशा हर प्रोड्यूसर, हर इकोनॉमी का क्या होगा, कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट या प्रोडक्शन मैक्सिमम। दुनिया के हर बंदे की यही कोशिश होती है। तो अभी हम कुछ लाइनें लिखते हैं इसमें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इन दिस टेक्निक वी यूज मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव वाले में, इन दिस टेक्निक we use more capital and less labor, more capital and less labor, ठीक है। हम कौन सी यूज करेंगे, an economy prefers that technique which provide max production, यानी कि मैक्सिमम मैक्स प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, एट मिनिमम कॉस्ट। क्लियर? अब एमसीक्यू पे डीलिंग करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। पहला तो यह है कि अगर आपकी कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है, मींस जहां पे आप काम ज्यादा लेबरों से लेते हो, मशीनों से क्या कर देते हो बेटा, काम को कम कर देते हो, तो ऐसी सिचुएशन में, यानी कि जब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हो, तो इसका एक मैरिड पॉइंट बताओ और एक डीमैरिड पॉइंट बताओ। क्या बोला है मैंने? इसका एक बेटा मेरे को मैरिड पॉइंट बताओ या इसका एक मेरे को डीमैरिड पॉइंट बताओ। तो पहला मैरिड पॉइंट क्या हुआ बेटा इसका, अगर आप लेबर से काम करवाते हो, अपनी सोसाइटी लेबर ज्यादा यूज करते हो, जिस एरिया में से आप लेबर उठा रहे हो, सोसाइटी में, इकोनॉमी में आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो बेटा? आपके यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे तो लोगों को जॉब मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का पहला फायदा क्या है या पहला मेरिट क्या है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को।
बेटा अब इसके डीमेरिट की बात कर लेते हैं। जब हम लेबरों से काम करवाते हैं, ऑब्वियस है ह्यूमन से काम करवा रहे हैं, इंसानों से, लेबरों से, तो थोड़ी सी स्पीड कम होगी मशीन के कंपेरेटिवली। अगर हम बात करें तो स्पीड धीरे धीरे काम होगा, एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वो थोड़ा सा लैकर हो जाएगा, यानी कि लैक कम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि मशीन के कंपैरिजन में लेबर से थोड़ा क्वालिटी नहीं आ पाती और स्पीड कम रहती। ये इसका माइनस पॉइंट हो गया बहुत सिंपल वे में। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर हम यूज करते हैं, जब आपकी इंडस्ट्री में मशीन से ज्यादा काम होता है लेबरों से कम, जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि जब आपकी इंडस्ट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर ज्यादा काम करता है, ठीक है बेटा, कैपिटल इंटेंसिव में जब आपकी कंपनी में मशीन से ज्यादा काम करवाया जाता है लेबर से कम। ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी कंपनी में मशीन से ज्यादा काम करवाया जाता है लेबर से कम, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो इसका फायदा ये होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होता है क्योंकि मशीनों से काम हो रहा है और स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन माइनस पॉइंट या डीमेरिट पॉइंट ये होता है कि इसमें फिर आप ज्यादा लोगों को नहीं रख रहे, लेस लेबर, काम नहीं दे रहे, तो सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोगों की जॉब नहीं होती। तो ये इसका माइनस पॉइंट था, ठीक है। यूज मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट वाला। अब दो बुक के पीछे के क्वेश्चंस है, कंसंट्रेशन से सुनना बहुत, ठीक है। अगर एक इकोनॉमी में लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, क्या बोल रहा हूं बेटा, लेबर सरप्लस। सरप्लस वर्ड का मतलब होता है एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, लेबर ज्यादा है। जैसे भारत हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर, तो लेबर ज्यादा है। तो हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए बेटा ऐसे केस में, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि मैक्सिमम लोगों को काम मिल जाए। तो अगर लेबर सरप्लस इकोनॉमी है लाइक इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर लेबर सरप्लस इकोनॉमी है लाइक इंडिया, तो हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए बेटा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ऐसे ही अगर कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है, ठीक है, जैसे यूरोपियन देश है, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कैपिटल इन पे मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं, मशीनें ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि यहाँ लेबर कम है। तो अब सोचिए आप, कैपिटल सरप्लस है उनके पास, ज्यादा है, एक्सेस है, तो वो कौन सी यूज करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। सिंपल है यार, लेबर ज्यादा तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है तो लेबर इंटेंसिव, कैपिटल है तो कैपिटल कर लो, ठीक। ये हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, व्हाट टू प्रोड्यूस डिस्कस हो गया, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैपिटल गुड्स पे ज्यादा फोकस है। फिर हमने कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, ये बता दिया, सरप्लस के क्वेश्चंस बता दिए। तीसरी और लास्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारी, फॉर वुम टू प्रोड्यूस, तो उसको देखते हैं अब एक बार, फॉर वुम टू प्रोड्यूस के बारे में। फॉर वुम टू प्रोड्यूस, ध्यान दीजिएगा, सॉरी प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे, हिंदी में सिंपल सा मीनिंग निकल रहा है और यहां से एक एमसीक्यू निकलेगा, किसके लिए प्रोड्यूस करे। बेटा सोसाइटी में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, जो हमें सिखाएगा ये टॉपिक, रिचर सेक्शन के लिए बनाए या पुअर सेक्शन के लिए बनाए, रिचर या पुअर। अब जो आप गुड्स बना रही है एक इकोनॉमी, बट टू प्रोड्यूस, जो गुड्स एक इकोनॉमी बना रही है, वो सोसाइटी के अमीर सेक्शन के लिए बन रहा है या पुअर सेक्शन के लिए बन रहा है, ये बात डिसाइड करनी। सोसाइटी के अमीर सेक्शन के लिए बन रहा है या पुअर सेक्शन के लिए बन रहा है, हमें ये बात डिसाइड करनी है, ठीक है। तो अगर वो गुड्स अमीरों के लिए बन रहा है, व्हेन एन इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर रिच, देन बेटा अमीरों से आपको सामान बनाओगे तो अमीर बंदे से आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो ऑब्वियस है देन हाई प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट हाई होगा तो हाई जीडीपी होगा देश का, लेकिन सोशल वेलफेयर तो कम होगा इसमें। ये बात आपने समझाई यहां पर, रिचर के लिए अगर बना रहे हो, ठीक। पुअर के लिए बनाओगे तो उससे आपको ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे गरीब बंदे से, एलओडब्ल्यू, लो प्रॉफिट, लो जीडीपी जनरेट करवा कर देगा वो बंदा, इकोनॉमी बैकवर्ड होगी इससे, इकोनॉमी बिकम बैकवर्ड। ये बात समझा रहे कि हम गुड्स किस पर्सन के लिए बना रहे हैं, ठीक है, रिचर या पुअर, तो ये इंपैक्ट्स होंगे। अब
कुछ बातें डिसाइड करते हैं। इस पे एक वर्ड आएगा बीच में, दोनों के लिख रहा हूं। रिच और पुअर डिसाइडेड किस बेसिस पे होता है कि ये बंदा अमीर है, ये बंदा गरीब है? यार बहुत सिंपल एग्जांपल है, देखो अमीर बंदे के भी 2 आंखें होंगी, 2 हाथ होंगे, सेम बॉडी स्ट्रक्चर होगा। गरीब बंदे का भी सेम ही मैटर होगा, 2 आंख 2 हाथ सेम बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक। तो कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं ये पर्सन जो है अमीर है, ये पर्सन जो है पुअर है, या रिच है या पुअर है या गरीब है या अमीर है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ड पे ध्यान देना, एमसीक्यू दिलवाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस पे डिसाइड होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे। किस पे डिसाइड होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जिसकी इनकम के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ये बंदा अमीर है, ये बंदा गरीब है, ठीक। अब आगे सुनिए इस कहानी में, इमेजिनेशन करते हैं कैसे डिसाइड करते हैं हम क्या बना रहे हैं। इकोनॉमी के अंदर एप्पल, यंग जनरेशन हो, सबका ड्रीम होगा आईफोन वगैरह, कईयों का होता है, 90% लोगों का होता है। आईफोन बना रही है कंपनी, किस सेक्शन के लिए? रिचर। इनकम टारगेट कर रही है, ये सेक्शन खरीदेगा हमारा सामान, फॉर वुम टू प्रोड्यूस रिचर। नोकिया का 1100-1200 वाला सेट बन रहा है, 2-2,500 रुपए का छोटा मोटा फोन बन रहा है, सोसाइटी का पुअर सेक्शन टारगेट हो रहा है यहाँ पर। इनकम के बेसिस पर डिसाइड कर रही है इस यूनिट के लिए फोन बन, ठीक। BMW ऑडी बन रही है, किसके लिए बन रही है? ये जो गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, अमीर रिचर। नैनो मारुति 800 बन रही है, मिडिल क्लास या पुअर सेक्शन के लिए बन रही है, ठीक। इस टाइप में डिसाइड होता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है गुड्स का, जो हम बना रहे हैं इकोनॉमी के अंदर रिचर और पुअर में, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्लियर है? ये 3 प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्कस कराई, जहां से जो जो एमसीक्यू आते हैं सारा पढ़ा दिया कि कौन सा यूज करना चाहिए हमें। सेंट्रल प्रॉब्लम है ये है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने ना एक गैप दिया हुआ था, इस गैप में एक बात जनरेट होती है। अब मैं तीनों आपको समझा चुका हूं, चार्ट को एक बार दोबारा बना देता हूं आपको समझाने के लिए। इनके स्ट्रक्चर हम लिख चुके हैं पहले। क्या पढ़ा बेटा हमने? 3, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वुम टू प्रोड्यूस, ये हमने पढ़ा, डन। अब एक क्वेश्चन होता है, बंदा पूछता है व्हाई, जो ऊपर बनता है, जो गैप दिया था मैंने, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। ये जो हमने 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वुम टू प्रोड्यूस, इनके अंदर क्या होता है ये डिटेल्स आपको मैंने दे दी। तो एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में कि व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, कि ये होती ही क्यों है ये प्रॉब्लम। तो यार इसका आंसर मैं आपको सुना चुका हूं, अपने ध्यान से सुनाओ। क्योंकि यार रिसोर्स क्या है हमारे पास बेटा? लिमिटेड है, हर चीज की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो हमें सोचना पड़ता है। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि क्या बनाऊं यार, कैसे बनाऊं, रिसोर्स लिमिटेड है, तो मतलब लिमिटेड रिसोर्स। और वांट्स क्या है बेटा हमारी? अनलिमिटेड। इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो पहला पॉइंट क्या जनरेट होता है? ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड की जगह एक वर्ड ध्यान रखिएगा, स्कैरसिटी बोलता है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। इस वजह से स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स लिखा है मैंने, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में स्पेस की वजह से, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई। और इसका बी रीजन होता है, ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस तीनों प्रॉब्लम हमने सीखी है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऑल्टरनेटिव मतलब होता है एक ऑप्शन है हमारे पास, वेरियस यूजेस लाइक दिस, ऑल्टरनेटिव यूजेस। भैया जो मेरे पास मशीन थी, मैं उससे बिस्किट भी बना सकता था, उससे टैंक्स भी बना सकता था, उससे वेपन्स भी बना सकता था। तो इसलिए हम ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, हम सोचते हैं कि क्या बनाओ, टैंक बनाओ, वेपन बनाओ, बिस्किट बनाओ, सॉल्ट बनाओ, सोच रहे हैं कि बेस्ट यूज क्या है इसका एक इकोनॉमी के लिए, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, हर चीज की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो उसका ऑल्टरनेट यूज भी है, तो इसलिए हमें सोचना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम क्यों राइज हो रही है? कोई लिमिटेड रिसोर्सेस कह रहे हैं, तो ये इसका आंसर बनता है, ठीक। क्यों ये तीनों प्रॉब्लम बेटा? बॉन्ड्स इतनी सारी हैं, रिसोर्स लिमिटेड है, तो एडजस्ट करना है यार, इसलिए सोच रहे हैं क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, और इनका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है इन रिसोर्सेज का, तो हम इनका ऑल्टरनेट यूज होता है, तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि बेस्ट वाले पे हम सोच विचार करते हैं थोड़ा सा। ये हमारी डिटेल्स हुई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक वर्ड जिससे 3 बातें निकलेंगी, इकोनॉमी वर्ड का मीनिंग सीखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हुआ था चैप्टर, इकोनॉमिक्स वर्ड सीख चुके हैं। ये वर्ड क्या लिखा है ऊपर बेटा?
इकोनॉमी। अब उस वर्ड को समझते हैं। चलिए जी, अब आगे हमें कंटिन्यू करना है वर्ड का मीनिंग इकोनॉमी से, तो उसको एक बार देखते हैं। इसके भी 4-5 क्वेश्चन है बुक के पीछे। बेटा बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड पे कंसंट्रेशन करना। आप इकोनॉमी लिखा है, नॉट इकोनॉमिक्स, बच्चा कंफ्यूज होता है इकोनॉमी, ठीक है। डेफिनेशन मैं रुक के लिखवा रहा हूं अभी आपको कि इकोनॉमिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमी आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा यार, इंडियन इकोनॉमी इस टाइम पे डाउन चल रही है। अभी जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे आपने सुना होगा थोड़ा बहुत कि चाइना की इकोनॉमी अब ग्रोथ पकड़ रही है, अमेरिकन इकोनॉमी जो है ठप पड़ी हुई है। तो मतलब हर कंट्री के पास यार एक इकोनॉमी होती है। हम एक देश में रह रहे हैं इंडिया, उस इंडिया का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम है। ध्यान से सोचिए क्या बोल रहा हूं मैं। एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर ये सारी एक एक्टिविटीज चल रही हैं। कौन सी एक्टिविटीज चल रही हैं बेटा? प्रोडक्शन हो रहा है माल का, कंजम्पशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अदर बिजनेस एक्टिविटीज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं और सर्विस सेक्टर चल रहे हैं। आपको काम मिल रहा है, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, तो इट्स कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी। ऐसे ही अमेरिका में लोग रहते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका का अपना एक सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर वो मनी जनरेट करवाता है, प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। ये सारी बातें आप बता रहे हो। तो मैंने 2-3 बार ना मेरे मुंह से एक वर्ड निकला, अगर आपने कंसंट्रेशन करा हो कि इट इज अ वन काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी मींस पूरा, जैसे इंडिया के अंदर एक इकोनॉमिक सिस्टम है, अमेरिका के अंदर है, जिसमें गुड्स बनते हैं, लोगों को मिलता है, ये सब चलता है, ठीक। अभी आएंगे डेफिनेशन पे। पहले ये समझ लीजिए आप कि इकोनॉमी हमेशा, आप ध्यान रखिए, 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बेटा? 3 टाइप की। कैपिटलिज्म, इट्स ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। एमसीक्यू है बेटा, ध्यान देना। कैपिटलिज्म इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, पहली। दूसरा होता है सोशलिज्म, सॉरी, ठीक है। अभी मीनिंग पे आएंगे, सारी डिटेल्स दी जाएगी, इसके नीचे कई सारे बुलेट पॉइंट्स बनेंगे जो आपके एमसीक्यू के काम आते हैं। सोशलिज्म, इट्स ऑल्सो नोन एज कंट्रोल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, ऑब्लिक सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दुनिया में जितने भी देश हैं बेटा, उन सभी देशों के पास इन 3 में से कोई एक इकोनॉमी होती है। और इकोनॉमी मींस एक सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती हैं, ठीक। 3 है। तो सबसे पहले अब हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो देखते हैं एक बार। चलिए जी, मैंने क्या बोला था? इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी का मतलब। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एन इकोनॉमिक सिस्टम है किसी भी देश के अंदर, ठीक है, रेफर्स टू द सम ऑफ, SUM, सम, टोटल ऑफ, एक अरेंजमेंट है पूरा का पूरा। जैसे इंडिया के अंदर है, ऐसे प्रोडक्टिविटी होती है, ऐसे सर्विस बनती है, ऐसे इंडस्ट्री चलती है, सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक सिस्टम है यार। तो पहला MCQ है, आप ध्यान से सुनिएगा, स्कैनर्स वगैरह में भी दिया हुआ है कि इकोनॉमी इज व्हाट। तो आप नीचे टिक करिएगा जी, सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है प्रॉपर, जिसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ G&S, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे बढ़ता है, पूरी इंडियन इकोनॉमी का एक सिस्टम है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, पहला MCQ आपको मैंने क्या बताया कि इकोनॉमी क्या है? वन काइंड ऑफ सिस्टम जिसके अंदर सब कुछ चलता है। कितने टाइप्स की हैं? जो नीचे चार्ट बना हुआ है बेटा, 3 टाइप्स की हैं। अब एक एक करके इनको समझने की हम कोशिश करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको, कैपिटलिज्म नाम से पकड़ लोगे यार, कैपिटलिज्म, कैपिटलाइज्ड भी बोलते हैं। कैपिटलिज्म इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। ये पहला MCQ है आपका, नाम से ही। इसके अंदर क्या होता है, पहले मैं एक रफ वे में आपको समझाता हूं। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप होती है। सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मनी से रिलेट होती हैं, एक प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होती है। एक प्राइवेट बंदा उसको ऑपरेट करता है। कौन करता है ऑपरेट? प्राइवेट।
अमेरिका इसका एक एग्जांपल बन सकता है, जहां पे कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, तीन में से कोई एक होती है हर देश के पास, वहां पर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, स्कूल्स प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, लाइक बसेस प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल पे डाला हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ने वहां की सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल बाय वन ऑफ प्राइवेट यूनिट या प्राइवेट ओनरशिप में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट नहीं है, यार गवर्नमेंट है वहां पर, आपको पता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है गवर्नमेंट, समझ रहे हो, रूल्स एंड कायदे नियम बनाती है, उसी हिसाब से सब कुछ चलता है, लेकिन चलाता कौन है सब कुछ? एक प्राइवेट यूनिट चलाती है, प्राइवेट सेक्टर चलाता है। ये है कैपिटलिज्म इकोनॉमी। फिर से क्लियर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि गवर्नमेंट नहीं है वहां पर, गवर्नमेंट है, बस वो रूल्स एंड रेगुलेशन करती है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती है, सब कुछ चल रहा है ढंग से, वो देखती है बैठ के, प्राइवेट यूनिट के हाथ में है। तो जब प्राइवेट यूनिट है, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, हमारा एक प्राइवेट कोचिंग है, तो भाई प्राइवेट का मेन मोटिव क्या होता है यार? प्रॉफिट। तो वहां पर जो प्रोडक्टिविटी होती है अमेरिका के अंदर, या अमेरिका मतलब कैपिटलिज्म इकोनॉमी के अंदर, मार्केट इकोनॉमी के अंदर, तो मेन मोटो क्या होता है वहां पे प्रोडक्टिविटी का, गुड्स एंड सर्विसेज का मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना। हम उन्हीं चीजों की प्रोडक्शन करेंगे जिससे हमें मैक्सिमम क्या मिल रहा हो बेटा? प्रॉफिट। ऑब्वियस है यार, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करेगा। D&S, डिमांड एंड सप्लाई, अभी समझाया जाएगा सब कुछ, ये अभी मैं आपको बिल्कुल रफ वे बता रहा हूं, पूरे पॉइंट्स लिखे जाएंगे ढंग से। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है क्या बनाना है। इट कॉल्ड मार्केट मैकेनिज्म या मार्केट फोर्सेस, मार्केट से डिसाइड होता है क्या डिमांड है क्या सप्लाई है, उस बेसिस पे सब कुछ चलेगा, ठीक। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, सब कुछ डिमांड और सप्लाई पे छोड़ा हुआ है बाजार के अंदर, जो डिमांड उसकी सप्लाई दे दो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ। पूरी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता, आप बता सकोगे इसको सुनने के बाद। इंडिपेंडेंट है, खुली हुई इकोनॉमी है, फ्रीडम इकोनॉमी है, आपको जो मन करे खरीदो, जिस चीज की मैं प्रोडक्शन करना चाहूं वो करूंगा, फ्री इकोनॉमी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेरा टारगेट है, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पे डिटरमाइंड होता है, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, ठीक। इसके अंदर लेकिन इनइक्वालिटी ज्यादा हो जाती है, समझते हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक सेक्शन अमीर होता है, एक सेक्शन बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है, क्योंकि यार इसमें सारा टारगेट मैक्सिमम प्रॉफिट पर है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है तो प्रोड्यूसर वही चीजें प्रोड्यूस करता है जो अमीरों के लिए ज्यादा यूज होती हैं, गरीबों के बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। तो अब ये मत बोल देना प्लीज, रिक्वेस्ट है कि अमेरिका में यार कौन गरीब होगा, भाई सब देश में गरीब हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ किसी भी बुक में कि इस देश में गरीब बंदा नहीं है, हर देश में गरीब अवेलेबल होता है, यानी कि पॉवर्टी अवेलेबल है। तो भैया वहां उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, एक सेक्शन प्रोडक्टिविटी करा जा रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, तो एक सेक्शन ऊपर उठता रहता और एक सेक्शन के पास कुछ नहीं पहुंचता, तो इनइक्वालिटी कैपिटलिज्म में ज्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी नहीं है उसको बैलेंस करवाने के लिए यहां पर। तो ये हमने एक डिस्क्रिप्शन बनाया कैपिटल और मार्केट इकोनॉमी, जहां पर सब कुछ फ्रीली छोड़ा हुआ है प्रॉफिट बेसिस पे। नाम से पकड़ते हैं दूसरी वाली को, सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। बेटा नाम से पकड़ में आ गया, बहुत प्यार से वो भी। सेंट्रल प्लान्ड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर सब कुछ क्या करेगी? प्लान करेगी। पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होगा? सेंट्रल के। पूरी कमांड किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट के। पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट के। पूरी कमांड किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट के। पूरा प्लान कौन बनाएगा यहां पर इसको चलाने का? गवर्नमेंट। तो इसकी एक लाइन में अगर मैं बात करवाऊं, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट, what to produce, how to produce, for whom to produce, all the decisions are taken by the central government। ये एक ऐसी इकोनॉमी है। चाइना, पाकिस्तान आप इसको एग्जाम्पल में रख सकते हैं, हालांकि 100% ट्रू नहीं है लेकिन रख सकते हैं समझने के लिए। ऑल द डिसीजन वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट टेक करती है। अब गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या होता है बेटा? प्रॉफिट नहीं होता इन इकोनॉमी का मेन टारगेट। गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो सोशल वेलफेयर, कि लोगों का भला हो जाए, सोशल वेलफेयर के लिए इकोनॉमी चलती है, प्रॉफिट के लिए नहीं। इस गवर्नमेंट डिसाइड करके देती है ये बनाओ वो बनाओ, तो सबको बैलेंस करके चलती है। तो इसमें इनइक्वालिटी कम होती है।
ध्यान से सुन लीजिएगा। सोशलिज्म के अंदर गवर्नमेंट एक प्लानिंग के साथ सब कुछ ऑपरेट करवा रही है, तो इसमें इनइक्वालिटी कम होती है। गवर्नमेंट हर सेक्शन का थोड़ा सा बराबरी से ध्यान रखती है, अमीर का भी गरीब का भी, सबका बैलेंस करके चल रही है, तो यहां पर इनइक्वालिटी के चांसेस कम होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, इसमें एक एमसीक्यू बना हुआ है जो आप ध्यान से सुनिए कि सोशलिज्म, द अदर नेम ऑफ सोशलिज्म, तो ऑप्शन में था सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी, एंड डी ऑप्शन था ऑल दी अबव। तो ऑब्वियस है यार, ऑल दी अबव टिक होगा, चारों नाम बताए मैंने आपको लिख के बोर्ड पे। इतना हुआ। अब मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमारे भैया भारत में है, इंडिया। बोथ द सेक्टर्स, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पब्लिक भी बोलता है कई बार, तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पब्लिक सेक्टर इज आल्सो नोन एज गवर्नमेंट सेक्टर। तो हमारे देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत अमीर हैं तो आप प्राइवेट स्कूल्स गए होंगे, कोई पैसों से कम है, मतलब जिसपे फाइनेंस की कमी है, वो गवर्नमेंट स्कूल चलेगा। आप बहुत अमीर हैं तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, आप प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो बड़े बड़े, जो नहीं है वो गवर्नमेंट में चले जाता है। प्राइवेट बसेस भी है, गवर्नमेंट बसेस भी है, हमारे यहाँ दोनों सेक्टर चल रहे हैं। ठीक, हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर्स चल रहे हैं वो वर्क कर रहे हैं अंडर द गाइडलाइंस किसकी होते हैं, गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी चल रही हैं, तो दोनों बोथ द फीचर्स होते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन काइंड ऑफ इकोनॉमी जिसमें दोनों के फीचर्स अवेलेबल है। कैपिटलिज्म भी अवेलेबल है इसके अंदर, और एक तरीके से कौन भी अवेलेबल है बेटा, सोशलिज्म। इंडिया में दोनों ही सेक्टर काम कर रहे हैं इस टाइप की इकोनॉमी। तो अभी तक, अब मैं इसको एक बार फेयर में बताऊंगा आपको सारे पॉइंट्स लिख के, कि आपको एक व्यू बनाया है मैंने अभी सुनाकर कि क्या क्या होता है कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म में, मिक्स्ड में। और इकोनॉमी इज अ सिस्टम जिसके अंदर ये सारा सिस्टम चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, आपको मिल रहा है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं लाइक दिस। तो अब एक बार इसके अच्छे अच्छे बुलेट पॉइंट्स देखते हैं जो समझा है एमसीक्यू के लिए एक बार। चलिए जी, अब जो मैंने आपको बताया है वो पॉइंट्स मैंने एक बार लिख दिए हैं। ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड पे ये सारे पॉइंट्स से आपके कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कैच करने का काम आपका है। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं। कैपिटलिज्म इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी, जहां पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टरों के हाथों में सौंपा होता है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट होती है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती। सबसे पहले मैं समझा चुका हूं, राइट टू प्राइवेट ओनरशिप, सिंपल। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर सरकार ही नहीं होती। अगर हम अमेरिका की बात करें तो गवर्नमेंट होती है वहां पर, आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड को, लेकिन वो बस रूल्स एंड रेगुलेशन पे ध्यान देती है, इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं। इस बात को, एक वर्ड लिखा है ब्रैकेट में, लेजर-फेयर्स, ध्यान देना, लेजर-फेयर, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग पूछा हुआ है उन्होंने कई बार, कि लेजर फेयर मींस होता है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और ये कौन सी मार्केट का फीचर दिखाई दे रहा है, सॉरी कौन सी इकोनॉमी का फीचर दिखाई दे रहा है, मार्केट इकोनॉमी का। तो ये उन्होंने पूछा हुआ है एक बार, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सी इकोनॉमी का फीचर है बेटा ये लेजर फेयर। दो बार बोला है मैंने वर्ड को, इसका मीनिंग ग्रीक वर्ड है ये। लेजर फेयर का मीनिंग होता है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, मेन मोटो प्रॉफिट समझा चुका हूं, क्योंकि प्राइवेट है यार, आप मेरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कोचिंग लोगे, मेरा मेन मोटो प्रॉफिट होता है। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहा है मार्केट के अंदर या कोई प्राइवेट बिजनेस चल रहा है, तो आपके मोटिव क्या होते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट, सिंपल। मार्केट मैकेनिज्म या फोर्सेस सब समझाया था मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सब कुछ वहां पर अमेरिका के अंदर डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी डिमांड उसकी सप्लाई देगा बंदा। फ्री इकोनॉमी है, फ्रीली काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए भाग रहे हैं, चल रहा है। प्रॉफिट के लिए भागते भागते वो एक सेक्शन ऊपर जा रहा है, एक सेक्शन गरीबों का कोई ध्यान नहीं रख रहा, तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। लाइनों को कंडक्ट करने की कोशिश करो। डिमांड एंड सप्लाई, हैविली कंपटीशन है, सब भाग रहे हैं प्रॉफिट के लिए, ध्यान से सुनना, सब भाग रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है इस मार्केट के अंदर। इसी वजह से क्वालिटी भी अच्छी होती है प्रोडक्ट्स की इन मार्केटों के अंदर, इस इकोनॉमी, जैसा कि अमेरिका की बात हो रही है। अब एक बार इस वाले पॉइंट पे हम रुक कर आएंगे कंज्यूमर सॉल्वेंट के अंदर। सबसे पहले आते हैं हम फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, पूरी फ्री इकोनॉमी है, फ्रीडम है, जो बनाना है बनाओ, जो खरीदना है खरीदो। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, सुना चुका था मैं पहले भी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्यादा होती है यहाँ पर यार, क्योंकि अमीर तो अमीर होता है लेकिन गरीब के लिए सोचने के लिए कोई नहीं है, गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, तो इनइक्वालिटी का सेक्शन यहाँ पर ज्यादा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यहाँ पर ज्यादा है, ये ध्यान रखना। चलिए जी, कंज्यूमर सॉर्वेंट का मतलब होता है कंज्यूमर बहुत ज्यादा एडवांस्ड होता है, एक तरीके से कंज्यूमर बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, एक तरीके से एडवांस्ड होता है। आप इस बात को ध्यान से समझना। चलिए बहुत बेसिक कर लो, आप अमेरिका का एक कंज्यूमर उठाओ और एक इंडिया का एक कंज्यूमर उठाओ, किसका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा? सर ऑब्वियस है अमेरिका का यार,
अच्छी इनकम है, अच्छे लिविंग स्टाइल है, तो यही मीनिंग है कंज्यूमर सॉल्वेंट का। एडवांस्ड होना, अपने लिए प्रोडक्टिविटी करना, ये सब मीनिंग्स बनते हैं इसके। ऐसा फीचर आपको कंज्यूमर सॉल्वेंट, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड का कंज्यूमर इस इकोनॉमी में पाया जाता है। ये सब आपको मैंने कैपिटलिज्म इकोनॉमी के फीचर्स बताए। अब हम दूसरे पे आते हैं, सोशलिस्ट या सोशलिज्म इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पर सारा का सारा काम झाम जो होता है डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सब पूरा कंट्रोल कमांड किसका है? गवर्नमेंट का, जो उसके ऊपर नाम लिखे हुए। ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन दी हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ठीक है। अब्सेंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का यहां पर कोई रोल नहीं होता, इसकी अब्सेंस होती है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई डिमांड, कोई सप्लाई नहीं, कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं, सब कुछ सरकार के हिसाब से चलेगा। पाकिस्तान चाइना का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, यहां पर सोशल वेलफेयर होता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल वेलफेयर, क्योंकि सरकार चला रही है तो वो सारे सेक्शनों को एक बैलेंस्ड पॉइंट पे लेकर चलने की कोशिश करती है, तो इक्वालिटी के चांसेस यहाँ कम होते हैं थोड़े से। अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ मेंटेन करके आराम आराम से फॉर्म बना के देती है कि ये इतनी फॉर्म होगी, इस चीज की इतनी होगी। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, क्या नाम है आपका, कैपिटलिज्म की, तो भरपूर कंपटीशन है, फ्रीडम है, जो आ रहा है आओ मार्केट के अंदर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक। फिर हम सीखते हैं लास्ट वाला, मिक्स्ड इकोनॉमी। अपना इंडिया है यार, यहाँ पे दोनों सेक्टर्स पाए जाते हैं, स्कूल प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, हॉस्पिटल प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, हर सेक्टर बोथ में है। तो ये अपना भारत है जिसमें इन दोनों के फीचर्स अवेलेबल है। इट इज़ अ सिस्टम, और ये बात क्लियर हो चुकी है, इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम है जिसके अंदर सारा अरेंजमेंट है गुड्स की प्रोडक्शन का एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। इट इज अ सिस्टम इन विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, एंड पब्लिक सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट सेक्टर। पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमी का पार्ट यहां पर क्लोज, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी के अंदर ये कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर में जो एक चीज और है, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू वगैरह देखना शुरू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक खोलते हैं इसमें। देखिए जी, अब हमें स्टार्ट करना है, ये आपका चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। काफी डीप है, तो आपको कंसंट्रेशन से सुनना होगा, और ये सारे पॉइंटों से आपको जो निचोड़ निकालना है, काफी डीप है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर 1 खत्म। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो और इस लेक्चर के अंदर आपके बुक के पीछे दिए गए एमसीक्यू, जो मैं एक एक करके आपको टिक लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। पॉजिटिव नॉर्मेटिव दोनों पेयर में चलते हैं। सबसे पहला ही एमसीक्यू ये ड्रॉ होता है, देखिए आप ध्यान से बोर्ड पे, सबसे पहले एमसीक्यू, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं होने के फिर भी एमसीक्यू आपका हो सकता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बाय रॉबिन्स। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज डेवलप्ड बाय रॉबिन्स, बंदे का नाम है। मैंने क्या बोला था इस वीडियो के अंदर कि सारी चीजें इंसान की बनाई हुई है, तो वैसे ही रॉबिन्स ने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में ड्रॉ दिया। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ड्रॉ बाय एल्फ्रेड मार्शल, नाम से वाकिफ हो आप लोग। ही ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक लिखी इन्होंने 1890 में, सब सिखाया गया वीडियो के स्टार्टिंग में। तो नॉर्मेटिव एल्फ्रेड मार्शल, और ये हो गया। अब डिस्कस करते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को आपको पकड़ना कैसे है, ठीक है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को आपको पकड़ना कैसे है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप सब लोगों को ना अपने आसपास ऐसे लोग जरूर मिले होंगे डेफिनेटली, जो आपको फ्री का, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, फ्री का ज्ञान देते होंगे, अपनी एडवाइस देते होंगे, अपना ओपिनियन देते होंगे, ठीक। चलो आप सारे सीए फाउंडेशन कर रहे हो, ठीक। सीए फाउंडेशन कर रहे हो अभी, तभी ये वीडियो देख रहे हो, फॉर्म भर चुके हो। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो बेटा अभी? सीए फाउंडेशन। व्हाट इज सीए फाउंडेशन? अगर यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज, एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप अभी? सीए फाउंडेशन, ठीक है। अब कुछ लोगों ने आपको ज्ञान दिया, अबे यार तू तो सीए फाउंडेशन कर रहा है, तू तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकता था। क्या दिया बंदे ने? अपना एक आइडिया। इस टाइप के कंसेप्ट को नॉर्मेटिव बोलते हैं। तो इट मींस व्हाट आउट टू बी गवर्नमेंट जॉब। व्हाट इज सीए? एक्चुअल में क्या कर रहे हो सीए, और क्या कर सकते थे? व्हाट शुड बी हैपन? गवर्नमेंट जॉब। तो व्हाट शुड हैपन? गवर्नमेंट जॉब। इमेजिनरी, किसी ने आइडिया दिया है, एक्चुअल में कुछ नहीं है आपका। एक्चुअल में कर क्या रहे हो आप? सिंपल सा सीए फाउंडेशन। तो कंसेप्ट को क्लियर करना कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव आपको कैसे पकड़ना है।
तो व्हाट वाज पहले क्या करते थे बेटा, व्हाट वाज एक्चुअल में क्या कर आए हो 12th, ठीक। व्हाट विल बी फ्यूचर में क्या कर रहे होगे आप, सीए फाउंडेशन, और उसके बाद बिकम अ सीए, आप बन जाओगे एक सीए, ठीक है। व्हाट शुड हैपन, गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे, इमेजिनरी चल रहा है, एक्चुअल नहीं है नॉर्मेटिव के अंदर। व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या हुआ था, इमेजिनरी कुछ भी हुआ हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो वन मतलब आप क्या समझ रहे हो यार, पॉजिटिव जो है प्लस पॉइंट में चल रहा है, और आपकी लाइफ में ये एक्चुअल एलिमेंट है। व्हाट इज सीए फाउंडेशन, व्हाट शुड बी हैपन, क्या कर सकते थे, गवर्नमेंट जॉब कर सकता था। व्हाट आउट टू बी, गवर्नमेंट जॉब कर सकता था। एक आइडिया दे रहा है कोई तुम्हें, जो मैंने बोला ना फ्री का ज्ञान देते हैं लोग, मुझे कुछ लोग ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि यार आप पढ़ाते ही क्यों हो खाली सुबह से शाम तक, कुछ और कर लो। अबे भाई मेरी चॉइस है, व्हाट इज टीचिंग, वो मेरे को ज्ञान दे रहा है, ये बिजनेस खोल लो, वो बिजनेस खोल लो। अबे भाई व्हाट शुड बी, ये नॉर्मेटिव हो गया, वो ज्ञान दे रहा है मेरे को, ओपिनियन दे रहा है एक इंडिविजुअल को, एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो ये नॉर्मेटिव है, ध्यान रखना। वही बात जो मैंने अभी बोली उसी को समझते हैं। आपका जो एग्जांपल है, आप एक्चुअल में कर रहे हो सीए, तो आप पॉजिटिव में हो, कोई गवर्नमेंट जॉब का आपको ज्ञान दे रहा है, तो फिर वो नॉर्मेटिव हो रहा है। इट डील्स विद व्हाट इज, अभी बता व्हाट इज सीए फाउंडेशन एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कि एक्चुअली आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हो, और ये एक्चुअल में रियल लाइफ में हो रहा है ना आपके साथ। सीए फाउंडेशन कर रहे हो, अकाउंट समझ में नहीं आ रही आपको अच्छे से, एग्जाम्पल, लॉ समझ में नहीं आ रहा आपको अच्छे से, एग्जाम्पल, तो एक्चुअली आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके रियल लाइफ में है यार, ये कोई इमेजिनरी नहीं चल रहा, ठीक है। तो इट डील्स विद व्हाट इज, क्या है सीए फाउंडेशन, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे जब आपको अकाउंट्स और लॉ समझ में नहीं आएगा। तो रियल डीलिंग्स चल रही है यहां पर, जो रॉबिन्स की थ्योरी है पॉजिटिव में। इट डील्स विद व्हाट आउट टू बी, क्या कर सकते थे, और कैसे फिर उसको, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ये ना शुड वर्ड पे ध्यान रखना। जब भी आपको पता है क्वेश्चन क्या आता है बेटा, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे देता है और बोलता है कि बेटा इसमें पहचान नॉर्मेटिव कौन सा है, तो नॉर्मेटिव में डेफिनेटली जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है उसमें शुड मेंशन होता है, शुड मेंशन होता है। जैसे जैसे इस चार्ट में अभी हम नीचे जाएंगे बोर्ड में, आपको एग्जांपल में समझ में आ जाएगा कि आप ऐसा कर सकते थे, ऐसा हो सकता था, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट हो सकती थी, शुड लगा होगा। यहां पर एक्चुअल में हो रही है बात पॉजिटिव में, ठीक। इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डाटा, क्योंकि यार ये रियल लाइफ में एक्चुअल में चल रहा है आपका सीए फाउंडेशन, ओ सॉरी सीए फाउंडेशन, ठीक है, आपका एक्चुअल में चल रहा है सीए फाउंडेशन। तो आपके पास एक्चुअल डाटा है कि यार सीए का रिजल्ट ये होता है, 1% 2% रिजल्ट होता है हर साल, एक आपके पास वेरीफाइड डाटा अवेलेबल है रियल लाइफ का। लेकिन यहाँ तो आप आइडिया दे रहे हो लोगों को, ये कर ले, वो कर ले, ये तू कर सकता है, वो तू कर सकता है। अरे भाई कोई डाटा थोड़ी है मेरी लाइफ में, आप अपना ओपिनियन थोप के जा रहे हो मेरे ऊपर, एक ज्ञान दे रहे हो जो आसपास लोग आपको दे रहे होते हैं, उसमें कोई वेरीफाइड डाटा होता है, किसी ज्ञान दे रहा है जो बंदा आपको कुछ, तो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा, ठीक। आगे की कहानी, अगला पॉइंट, इट एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शंस, बेटा रियल ही है, आप असलियत में कर रहे हो सीए फाउंडेशन, कोई सपने में नहीं कर रहे। व्हाट शुड बी नहीं चल रहा, व्हाट इज चल रहा है। ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो रियल में चल रहा है। जैसे हमारे देश में व्हाट इज पॉवर्टी है, धीरे धीरे अब डीप होते हैं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है व्हाट इज। नहीं हो सकता था या ये हो सकता था कि ना होती पॉवर्टी, तो इट आर नॉर्मेटिव, एक सजेशंस दे रहा हूं मैं। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्वियस है फैक्ट्स पे डील कर रहा है कि सीए कर रहे हो तो आप ये हो गए वो हो गया, आपने डाटा ऑब्जर्व करा होगा, सब फैक्ट्स है। देयर इज नो सजेस्टिव, कोई सजेशन नहीं दिया जाता आपको यहाँ पर, आप एक्चुअल में सीए कर रहे हो। लेकिन एक बंदा आके आपको सजेशंस दे गया, डिटरमाइन एंड आइडियाज, वो अपने आइडियाज दे गया कि भाई तू गवर्नमेंट जॉब करता तो ज्यादा बेटर होता, शुड बी। इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड सजेस्टिव नेचर, एक इंडिविजुअल बंदा, कोई भी आपका पड़ोसी, आपका रिलेटिव जिनसे आपको बहुत प्यार होता है, समझ गए ना, बहुत प्यार का मतलब क्या है रिलेटिव्स के साथ, तो वही आपको आइडिया दे जाते हैं कि ऐसा करता वैसा करता, यहाँ से कोचिंग लेता तो अच्छा होता, व्हाट शुड बी, एक आइडियाज दे रहे हैं, इट्स अ नॉर्मेटिव। पर एक्चुअल में आप कोचिंग ले रहे हो करियर काउंटी से, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं देता। जजमेंट मतलब समझते हो कि ऐसा करो वैसा करो, शुड बी नहीं, जजमेंट नहीं देता। इट्स अ न्यूट्रल, कोई
जजमेंट नहीं है, न्यूट्रल है, जो है भाई ये है, कोई जजमेंट नहीं दूंगा कि ऐसा करता तो वो नहीं होता, लेकिन यहां पर हम जजमेंट देते हैं, सजेशंस देते हैं कि अगर ऐसा करता तो ये होता, ऐसा करता तो वो होता। हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, इट्स कॉल्ड पॉवर्टी। अगर हमें इसको दूर करना है तो शुड बी अप्लाई सम पॉलिसीज, तो नॉर्मेटिव कि करो कुछ ऐसा, शुड बी पॉलिसीज, तो फिर नॉर्मेटिव है, सजेशंस दे रहा हूं। इट गिव्स वैल्यू ऑफ जजमेंट, ठीक है। अब नीचे लास्ट में मैंने एग्जांपल दिया यार, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है, हर बच्चा इसमें उलझा रहता है। पॉजिटिव नॉर्मेटिव में पॉजिटिव व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, जो एक्चुअल में है, सब कुछ एक्चुअल डाटा है, रियल लाइफ में सीए कर रहे हो, रियल लाइफ में पॉवर्टी है हमारी इकोनॉमी के अंदर। नॉर्मेटिव व्हाट आउट टू बी, शुड बी हैपन, मतलब हो सकता था, कर सकते थे, एक आइडिया है, एक ओपिनियन है, एक इमेजिनेशन है, एक सजेशंस है, एक जजमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन हैज इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, भैया प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, इससे हमारा लाइफ में इंपैक्ट हो रहा है, व्हाट इज हो रहा है भाई, ओके, कोई वो नहीं है इमेजिनेशन, रियल लाइफ में हो रहा है ये हमारे साथ। लेकिन नॉर्मेटिव में पढ़ो, एग्जाम्पल में क्या लिखा है मैंने, टू चेक इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ना, टू चेक इन्फ्लेशन द आरबीआई शुड, मैंने क्या बोला था, नॉर्मेटिव सेंटेंसेस के बीच में शुड जरूर मेंशन करवा दिया जाता है। शुड करना चाहिए, राइज द बैंक रेट, शुड राइज द बैंक रेट, करना चाहिए, अभी करा नहीं है, करना चाहिए, तो इट्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, भैया एक्चुअल में बढ़ रही है, पॉजिटिव। कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को शुड अप्लाई पॉलिसीज, शुड पॉलिसीज की बात हुई है, तो नॉर्मेटिव। तो यही बातें हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रॉबिन्स की है, एल्फ्रेड मार्शल की नॉर्मेटिव है, ये डील्स करता है, डील्स विद द व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और एक्चुअली असली में हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे लॉ, और अगर मैथ्स आपको समझ में नहीं आ रही तो कैसे करेंगे। यहां आप इमेजिनरी में हो, इट डील्स विद व्हाट आउट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी, शुड को मैंने बोल्ड करा है, रीड करते रहिए बोर्ड को, शुड मैंने बोल्ड करा है कि शुड कैसे करेंगे फ्यूचर में। वेरीफाइड डाटा है हमारे पास सीए रिजल्ट का पूरा, इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ एक बंदा आपको एक ओपिनियन दे रहा है। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शंस होती हैं, रियल लाइफ में पॉवर्टी चल रहा है हमारे यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, इसमें रियल में कुछ नहीं है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियाज, ओपिनियन, एक इंडिविजुअल बंदा आपको सजेस्ट कर रहा है, ये जजमेंट नहीं देता, जो भी है न्यूट्रल है भाई, ये है तो है हमारे देश के अंदर, इसमें क्या है, हमारा जजमेंट दिए जाते हैं, सजेस्ट किया जाता है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हैज इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, ऑब्वियस है इन्फ्लेशन प्रॉब्लम दे रहा है। देन टू चेक इन्फ्लेशन द आरबीआई शुड वर्ड होगा, शुड राइज द बैंक रेट, कि बढ़ा दो यार, फ्यूचर की बात हो रही है, ऐसा कर लो। आगे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंटिन्यूसली राइजेस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, एक प्रॉब्लम है, यस व्हाट इज बढ़ रहा है। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, लाइक जो भी होता है, तो इसके लिए शुड लग गया नॉर्मेटिव कि ऐसा करो, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक वैल्यू ऑफ जजमेंट बंदा पास कर रहा है, ठीक बेटा। अब आप सुनिए, यहां पर आपका नॉर्मेटिव पॉजिटिव ये मैंने दोनों समझा दिया, ये पूरे पॉइंट्स है जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे एग्जाम्पल में, अभी जब हम करेंगे। अब मैं आपको बुक के पीछे की एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है, जो आपको मॉड्यूल आया होगा इंस्टीट्यूट से, तो उस पे पेज नंबर बता रहा हूं, एक एक करके जो भी इसके 30-35 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इतनी वीडियोस के अंदर से वो सारे क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, बस हम एमसीक्यू सीखेंगे, जो मैं आपको बुक खोल के रखनी है अभी आपको सामने बिल्कुल, और हम उसको एक एक करके करना शुरू करते हैं। चलिए जी, बुक के पीछे के अब एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं हम। ऊपर लिखा हुआ है पेज 1.19 पर है ये जो आपका मॉड्यूल आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है, 1.19 पेज से एमसीक्यू आपके स्टार्ट है। लगभग इसमें 35 एमसीक्यू हैं, जिसमें से मैं आपको जो हैवी वाले हैं, इट मीन्स जो थोड़े अजीब से हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे लिख के ही समझा रहा हूँ, कम से कम 5 से 6। उसके बाद हम बहुत सिंपल वाले हैं वो हम ओरल पे आ जाएंगे। तो जब हम ये खोलेंगे, आपके सामने मॉड्यूल खुला हुआ होना चाहिए वीडियो देखते हुए बिल्कुल ये, तो अब हम टिक लगाना शुरू करते हैं साथ साथ, ठीक है। चलिए जी, बंदे ने बोला है पहले क्वेश्चन में, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स को पढ़ता है, समझता है, सजेशंस निकालता है, चीजें बनाता है, तो इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग, जब वो कोई डिसीजन मेक कर रहा होता है कि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें,
आप इमेजिनेशन कर लो, चलिए जी बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स थे हमारे, थे क्या है अभी भी, लेकिन पावर में नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है जब इकोनॉमिक्स डिसीजन मेक कर रहा है? तो देखिए पहला ऑप्शन बोला है, क्या कौन कौन सी इनमें से सही बातें हैं, या सारी ही सही हैं जो नीचे ऑप्शन बोल रहा है। द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स, भाई क्लियर करवा चुका हूं यार, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं हमारी एंड नीड्स होती हैं, सही है, उसके हिसाब से डिसीजन लेगा बंदा कि भैया इनके वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। फिर उसके बाद इट इज क्रूशल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट एलोकेट आवर, स्कैर मीन्स होता है लिमिटेड, फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले भी बताया, स्कैर मीन्स होता है लिमिटेड। रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई सोसाइटीज अनलिमिटेड वांट्स, तो आपको बहुत आराम से समझना है कि कैसे हम उस रिसोर्स का, जो स्कैर रिसोर्स है, उसका बेस्ट एलोकेशन करें या एलोकेट करें, उसका यूज करें, क्या बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज किस चीज़ पे लगाएं ताकि लोगों की जो अनलिमिटेड वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके। ये बात भी सही है, इकोनॉमिक्स में ये भी तो सीखते हैं हम कि ऐसे ही नहीं आंख बंद करके कहीं भी रिसोर्स लगा दिए, और वैसे स्कैर है, लिमिटेड है, तो उसका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इसको बोलते हैं बेस्ट एलोकेट करने की कोशिश करते हैं, जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, डिस्कस हुआ है, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो डिस्कस होकर आया है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, कि इसकी मतलब हम उससे बॉम्ब भी बना सकते हैं, उस रिसोर्स से बिस्किट्स भी बना सकते हैं, जो पहले का एग्जांपल था, तो ये भी फीचर है। तो भाई इसके सारे ही फीचर सही बोले हैं, एक इकोनॉमिक्स के लिए सारी बातें सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन ऑल दी अबव, सारी बातें बिल्कुल सही सही बोली गई हैं ऊपर एक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीन्स यार इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बिजनेस है, सब कुछ मनी से रिलेट हो रहा है, ठीक है, तो इसके सेंस में ये नीचे क्या बातें सही बोली हैं। अब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बोल रहा है कि आप अप्लाई करें टूल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है, बिजनेस के अंदर। मेरे हिसाब से बात सही नहीं है, आगे पढ़ते हैं। इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी, जैसे कि आपने 11th-12th में बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, ये सब। इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, किसी भी बिजनेस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग करते हैं हम, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और इकोनॉमिक्स थ्योरी को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे यार मैं एजुकेशन सेक्टर चलाता हूं, तो मेरे को भी कई सारी थ्योरम्स ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि किस टाइम पे, जैसे अभी हाल ही में कुछ नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभी पढ़ना ज़रूरी है उसको, कि भाई उससे क्या इम्पैक्ट्स होंगे हमारे बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती हैं, आसपास किस चीज़ की डिमांड है, ये सब समझते हैं हम, ये ज़रूरी है बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स, कई सारे टूल्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं एक अच्छे मैनर में, तभी हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस ऊपर आ सकता है। तो इसका बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी ऑप्शन बोला है उसने, बी एंड सी, तो ये टिक होगा इसमें। क्लियर है? इसी टाइप में अब हमारे पास, आप ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, अब मैं लिख नहीं रहा, आप ध्यान से सुनेंगे, मॉड्यूल आप पे खुला हुआ है पॉइंट 1.19 पे। नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 3rd, इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी टू मीन, स्कैरसिटी वर्ड का मतलब क्या बताया गया बेटा आपको? कमी, लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो बंदे ने 4 ऑप्शंस दिए हैं कि इसमें से आप बताइए बेटा कौन सा वाला सही है। एब्सोल्यूट स्कैरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, यार मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि लेस डेवलप्ड या ज्यादा डेवलप्ड, नहीं, गलत ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं बोला। सीधे सीधे इसमें बोला गया नेक्स्ट ऑप्शन, रिलेटिव स्कैरसिटी इन रिलेशन टू वॉन्ट्स ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल सही, वॉन्ट्स ज्यादा हैं, यही तो बोला था। क्या पेयर थी, लाइन क्या थी? द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो वॉन्ट्स के कंपैरिजन में रिसोर्स स्कैर हैं, तो लाइन बन रही है बी ऑप्शन सही है इसका 3rd का, रिलेटिव स्कैरसिटी इन रिलेशन टू वॉन्ट्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट जो गलत वाले ऑप्शन है, कंजम्पशन ऑफ द रिचर और नेचुरल वेदर, बिजनेस फेलियर, यार ये सब कहां पढ़ा है, वॉन्ट्स के साथ रिलेट हुआ है, बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है व्हाट इंप्लीकेशंस डस रिसोर्सेज स्कैरसिटी, 4th क्वेश्चन है ये आपकी बुक का, व्हाट इंप्लीकेशन डस रिसोर्सेज स्कैरसिटी हैव फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। रिसोर्स जो स्कैरसिटी है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया इसमें नॉट
ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाई। बिल्कुल 100% सत्य बात बोली गई है, टिक लगेगा इसी पे ही। ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, सॉरी नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाई, हम सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते यार, रिसोर्स लिमिटेड है, हर चीज की प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते, और वांट्स का तो वैसे भी कोई अंत ही नहीं है जो आपको पूरी वीडियो में समझाया गया है। तो ये पॉइंट आएगा। अब इसमें आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अभी 2 मिनट पहले की बात है जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे बोर्ड में। नॉर्मेटिव मतलब व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी हैपन, ये सब बातें लिखी होंगी उसमें। शुड आउट टू बी पे फोकस होगा कि क्या हो सकता है, लाइक दिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ये आपका 5th है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले बोला है उसने प्लान्ड इकोनॉमिक्स एलोकेट रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सही बात है, इसमें कहीं पे रियल में होता है यही है ना, रियल में है तो प्लान्ड पॉजिटिव हो गया ये तो, कि प्लान्ड इकोनॉमिक्स जो होती है, जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमिक्स होती है, वो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। बिल्कुल सही बात बोली है भाई इसमें, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, यही होता है रियल में, जो हम रियल बात करते थे पॉजिटिव में। अब नेक्स्ट ऑप्शन बोला हुआ है उसने, ध्यान से सुनना। Most economics have experienced problem of falling output and rising prices over the past period। में हमने ऐसा देखा है कि प्राइसेस, जो आउटपुट गिरता है प्राइसेस बढ़ता है। हाँ तो भाई रियल में होता है, इसमें कहीं पे भी स्टेटमेंट में शुड या आउट नहीं आया, और नॉर्मेटिव छाटना है हमें तो शुड या आउट आना चाहिए कि ऐसा होगा, ध्यान रखना। तो अब इसमें बोला गया है 3rd पॉइंट में, देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉल्वेंट, पढ़ाया गया था, बहुत एडवांस होता है, कैपिटलिज्म का फीचर था, कंज्यूमर सॉल्वेंट इन मार्केट इकोनॉमिक्स देन प्लान्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। डी ऑप्शन बोला है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी, ध्यान से पढ़ना, शुड बी, आउट बी, ये सब आते ही नॉर्मेटिव हो जाता है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है भाई, सही बोल रहा है बंदा, शुड लगा हुआ है, डी वाला, ये आपका नॉर्मेटिव हो गया। नेक्स्ट है 6th। अरे एक बात बताओ, ये जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, इट मींस स्कैर है यार, ये सभी के लिए तो है, मेरे लिए, हाउस होल्ड के लिए, फर्म के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए है, पूरी कंट्री के लिए है यार। ऐसा थोड़ी है सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है या मेरे लिए, सबके लिए है, सिंपल है, स्कैरसिटी सबके लिए है। तो इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कैरसिटी इंपोजेस लिमिटेशन ऑफ, किसके लिए है? ऑप्शन दिया गया है, ए सही है इसका, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड द नेशन एज अ होल, सबके लिए स्कैरसिटी है बेटा, किसी के लिए नहीं। तो नेक्स्ट गलत वाला ऑप्शन है हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म बट नॉट द गवर्नमेंट। अबे यार सबके लिए स्कैरसिटी है, कमी सबके लिए है रिसोर्सेज की, हर बंदे पे है, हर नेशन पे है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज called is also, sorry, macroeconomics is also called dash economics। ऑप्शन है applied, aggregate, experimental and none of the above। अच्छे से बोल्ड करवाया था जब माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस करवाया था बेटा, एग्रीगेट, होल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, तो यहां पर एग्रीगेट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस वुड बी, इनमें से कौन सा पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जो रियल में होगा, नॉर्मेटिव मतलब जो शुड बी आउट बी होगा, जो हो सकता है, हम सोचेंगे, एक आइडिया, एक सजेशन, एक जजमेंट, ठीक है। तो इसमें बोला गया है 8 नंबर क्वेश्चन है ये, पॉजिटिव पहचानना है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन टोटल गलत है, पहले गलत वाले हटा देते हैं इसमें से। डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटेड, शुड लगते ही हटाओ, चलो नॉर्मेटिव है। नेक्स्ट पूछा, नेक्स्ट गलत वाला सी ऑप्शन है, डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर द फूड, डिटरमाइनिंग कर रहे हैं, कर रहे हो, शुड बी कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है, व्हाट इज, अभी कुछ हुआ नहीं है, चल रहा है। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, कैसे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट फॉर द इकोनॉमी, करना है, अभी करा नहीं है, शुड बी, ये सारे नॉर्मेटिव। जो एक्चुअल में हुआ है वो स्टेटमेंट है ए, एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द फूड एंड क्वांटिटी परचेज्ड, परचेज्ड लिखा हुआ है, जो हो चुका है, व्हाट इज, व्हाट वाज, तो ये रियल है, ए। 9th है, अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीजेस इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट will affect the national unemployment rate is an example of, बेटा ध्यान से सुनिए जरा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, इन्फ्लेशन की बात हो गई यार, इसके अंदर
कॉर्पोरेट की टैक्स की बात हो गई तो बेटा क्या है, इंडिविजुअल है क्या ये, एज अ होल? ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप टिक करिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। सब पे इंपैक्ट से यार अनएम्प्लॉयमेंट का समझाया था उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया? इनमें से कौन सा मैक्रो नहीं है इंडिया के अंदर, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, नॉट लगा हुआ है इनमें से? तो पहला ऑप्शन बोला है डिटरमाइनिंग द जीएनपी ऑफ इंडिया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल, पूरे नेशन की बात हो रही है, ये तो है भाई मैक्रो। नेक्स्ट है बी ऑप्शन है फाइंडिंग द कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका फेलियर हमने देखा है, तो ये माइक्रो है कि मैक्रो है? बेटा ये माइक्रो है। एबीसी एक ही कंपनी की बात हुई है यहाँ पर, और हमने पता लगाना था नॉट अ मैक्रो, तो ये नहीं है मैक्रो। नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेते एक बार, सी गलत वाला, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। बेटा इन्फ्लेशन पढ़ाया गया, एग्जांपल में आया था, इन्फ्लेशन के इंपैक्ट जब प्राइसेस बढ़ते हैं सब पे होता है, तो ये भी एग्जांपल है मैक्रो का। फिर नेक्स्ट वन है एनालिज द, ये नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, एनालिज द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट वर्ड सबके ऊपर मैक्रो, तो बी ऑप्शन सही है इसका, फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर एबीसी लिमिटेड। तो एक फर्म की बात हो रही है, तो ये मैक्रो नहीं है, इट मींस माइक्रो है। क्वेश्चन नंबर 11, बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉड्यूल आपके सामने होना चाहिए क्योंकि कंडक्ट आपको करना है, एग्जाम देने मुझे नहीं जाना है, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, 11वें में दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में राम, एक कॉन्वर्सेशन है राम, कृष्णा, विनोद एंड मधु के बीच में। 11th क्वेश्चन में कॉन्वर्सेशन दी गई है राम, कृष्णा, विनोद एंड मधु जी के बीच में, ठीक है? अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि इसमें से इन चारों की स्टेटमेंट में से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी है। नॉर्मेटिव मतलब शुड बी, आउट भी लगा होगा, डिस्कस कर रहे होंगे, कोई जजमेंट, कोई व्यू दे रहे होंगे हम फ्यूचर के लिए, ठीक है? ऐसा कुछ रियल में नहीं होगा, एक व्यू छोड़ रहा होगा बंदा, फ्री का ज्ञान दे रहा होगा। मिस्टर राम ने बोला माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर, उसकी प्रोडक्टिविटी पुअर रही है हार्वेस्ट की, राम की स्टेटमेंट। कृष्णा ने बोला डोंट वरी प्राइस इंक्रीजेस विल कॉम्पनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। तुम्हारी प्रोडक्शन खराब हुई है मिस्टर राम, तो कोई बात नहीं, अब सप्लाई भी कम होगी मार्केट में, तो इससे प्राइस ऊपर आएगा और ये बात कॉम्पनसेट हो जाएगी, ठीक है? विनोद भैया ने बोला कि जो वेदर इफेक्ट्स करा है, जो हमारी फसल को खराब करा है वेदर ने, सम ईयर्स आर बैड अदर्स आर गुड, मतलब अप्स एंड डाउन है यार, चलता रहता है, ये मिस्टर विनोद ने बोला। मधु ने बोला द गवर्नमेंट आउट टू गारंटीड दैट योर इनकम विल नॉट फॉल आउट, OUGHT, आउट टू भी आ गया स्टेटमेंट पे मधु की, तो इट्स अ नॉर्मेटिव। तो नीचे ऑप्शन में राम, कृष्णा, विनोद, मधु है, मधु टिक कर लेना, ये नॉर्मेटिव है, शुड बी, आउट भी लगा हुआ आ रहा है मधु की स्टेटमेंट में। नेक्स्ट वन 12वां है कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी। यार इम्पॉसिबल है, कोई भी इकोनॉमी बिना स्कैरसिटी के नहीं रह सकती, दुनिया के हर देशों के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं यार एक बार। ए ऑप्शन बोला है उसने, द प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वर मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। यार इसमें क्या स्टेटमेंट है, 72% पीपल उस टाइम पे फार्मिंग करते थे, इसमें क्या भाई स्कैरसिटी जैसा कुछ बात ही नहीं हो रही, फालतू के ऑप्शंस हैं। एन इंडियन इकोनॉमी एवरीबडी इज ए मिलेनियर, फालतू की बकवास। एन इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल, कुछ नहीं है, डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। यार ये कहीं से कहीं तक स्कैरसिटी नहीं बोल रहा, सब बेकार है। Which of the following is not a subject matter of microeconomics? Question number 13. Question number 13. Which of the following is not a subject matter of microeconomics? इनमें से कौन सा माइक्रो नहीं है? पहला ऑप्शन द प्राइस ऑफ मैंगोस, माइक्रो है, सिर्फ एक मैंगो की बात हो रही है, सारे फ्रूट्स की तो नहीं हो रही ना बेटा, सिर्फ मैंगो की हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, मैंगो, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया, फायर कंपनी की बात हो रही है, सिर्फ पूरी ट्रक यूनिट की बातें नहीं हो रही, सिर्फ फायर की बातें हो रही है, एक यूनिट की बात हो रही है, माइक्रो है। द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड, द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड फॉर द मैंगोज मार्केट, इंडिविजुअल मार्केट, मैंगो की बात हो रही है बेटा, इंडिविजुअल है, माइक्रो है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा माइक्रो नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है द नेशनल इनकम
द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल ग्रोथ रेट, नेशनल की बात हो रही है, सबको लिया जाएगा। ओवरऑल इट्स अ मैक्रो नॉट माइक्रो, तो डी टिक होगा। 14वां क्वेश्चन है यानी कि 14, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विथ द प्रॉब्लम ऑफ एलोगेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोगेशन ऑफ रिसोर्सेस आपको पढ़ाया गया था, रिसोर्स एलोगेशन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्होम टू प्रोड्यूस, इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सीधे सीधे लिखेंगे आप ऑप्शन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में आता है एलोगेशन ऑफ रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सब चीजें माइक्रो के पार्ट्स होते हैं। मैक्रो में नेशनल इनकम, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल, देश के अंदर जो इन्फ्लेशन होता है उसी को बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल बढ़ना कंटिन्यूसली, ये सब पार्ट है मैक्रो के। 15वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैटर नहीं है, ठीक है, बिजनेस के सेंस के अंदर नहीं है, ठीक है। शुड अवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, यार बिजनेस की बात आ गई स्टेटमेंट में तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, लेकिन हमें नई वाला ढूंढना है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड द प्राइस शुड बी कीप्ड, बिजनेस की बात है, बिजनेस में तो डिसाइड करता है कितना प्रोड्यूस करना है, कितना प्राइस रखना है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, बिजनेस की बात है। हाउ शुड बी वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट नॉट अ बिजनेस सेंस, इट्स अ मैक्रो सेंस, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। बिजनेस में क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे लेबरिंग करनी है, कैसे पैकेजिंग करनी है, ये सब बिजनेस की बातें होती हैं, तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस के अंदर की बातें। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, तो इसने यही पूछा था कौन सा बिजनेस का नहीं है, तो आप ये टिक करेंगे, हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से पूछा है बेचारे ने, क्वेश्चन नंबर 16, ये पक्का क्वेश्चन आता है यार, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का, इसलिए 3-4 दिए हुए इन्होंने, तो ध्यान से सुनते जाना क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 16 नंबर 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, कौन सा नॉर्मेटिव है। क्या होगा बेटा नॉर्मेटिव के लिए, शुड या आउट भी लगा हुआ होगा, डिसाइड करना होगा आपको फ्यूचर में कुछ। पहला बोला है बंदे ने, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ये तो रियल में हो रहा है, पॉजिटिव है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, रियल बात है। सी ऑप्शन है, द मिनिमम वेज शुड बी राइज्ड 200 रुपीज पर डे, शुड बी राइज्ड होना चाहिए, नॉर्मेटिव शुड भी आ गया, ठीक है। डी जो गलत ऑप्शन है पॉजिटिव है जो, वो भी देख लेते हैं। इंडिया स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन नेशनल डिफेंस, रियल में कर रहे हैं हम ये काम, व्हाट इज, ये कर रहे हैं हम, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन सी ऑप्शन पॉजिटिव नहीं है, नॉर्मेटिव है, और हमें नॉर्मेटिव पकड़ना था। द मिनिमम वेज शुड बी राइज 200 पर यूनिट, ये ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर अ टॉपिक ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एज अ होल वाला पता लगाना है इनमें से। पहला बोला है ऑप्शन में, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑन प्रॉफिट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री सिर्फ एक की बात हो रही है, कॉटन इंडस्ट्री, इट्स एग्जांपल ऑफ माइक्रो, ठीक है, तो भाई यहां पर हम मैक्रो की बात कर रहे हैं, जो उसने बोला मैक्रो निकालो। द इफेक्ट ऑफ स्टील प्राइस व्हेन मोर स्टील इज इंपोर्टेड, सिर्फ एक इंडस्ट्री स्टील की बात हो रही है, ठीक है। सी ऑप्शन, द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन इंडिया, पीपल इन इंडिया सब पे इफेक्ट करेगा इन्फ्लेशन, तो ये हो गया आपका मैक्रो। नेक्स्ट में बोला है, नेक्स्ट जो डी गलत वाला ऑप्शन है वो भी देखते हैं एक बार, द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी ऑन द क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम, यार कॉफी टी एक की बात हो रही है, माइक्रो है, हमें मैक्रो चाहिए था, वो हमारा मिल गया, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल पे इंपैक्ट करता है, ये बात मैं पहले भी ओरल में समझा चुका था। नेक्स्ट वाला बोला है बंदे ने, ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस करना है, तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है, मैं आपको सही वाला बता रहा हूं सीधे, बी ऑप्शन सही है इसका, उसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ द इकोनॉमी, आपने जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको चार्ट पढ़ाया था उसमें लिखा हुआ आया था रियल फैक्ट्स पे डील करता है, तो फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, वाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वेदर सम ऑफ दीज आर गुड और बैड वेलफेयर ऑफ द पीपल की, शुड बी ये अच्छा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है, ऐसे डील करता है, तो बी ऑप्शन, जबकि उसमें फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी पॉजिटिव में, तो बी सही है इसका। 19
19 नंबर पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आता। बिजनेस के अंदर कैपिटल बजटिंग भी हम करते हैं यार, जब कोई बिजनेस करते हैं तो कैपिटल, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं तो कैपिटल देखता हूं कितना डाला है मैंने, रिस्क एनालिसिस देखता हूं कि पैसा डाल कितना रहा और रिस्क फैक्टर कितना है ये भी देखता हूं। सी ऑप्शन बिजनेस साइकिल, कब मार्केट ऊपर है कब नीचे है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बिजनेस के अंदर नहीं थे। बिजनेस की ये 3 एक्टिविटीज थी, बजट, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिंग, बिजनेस साइकिल्स लाइक दिस। 20 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इसका सी ऑप्शन आप ध्यान से रखेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड डोंट वरी अबाउट द मैक्रो वेरिएबल्स। अरे भाई कितनी गलत बात बोल रहा है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, इंस्टीट्यूट चलाता हूं और भी बिजनेस है, तो मैं सबसे पहले मार्केट को देखता रहता हूं, मैक्रो क्या है देश के अंदर, क्या लोग चाहते हैं, लोगों की इनकम क्या है, सारी चीजें व्यू करता है। एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल मैक्रो के सारे एलिमेंट रीड करता है यार, गवर्नमेंट बजट कैसा आया, ये सारे मैक्रो के एलिमेंट, इन्फ्लेशन रेट क्या है, प्राइसेस ऊपर पहुंच गई तो मेरी प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ा, सब रीड करता हूं। और ये कह रहा है कि डोंट रीड, अबे भाई टोटल गलत। सी ऑप्शन बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो, गलत है भाई ये स्टेटमेंट सी। उसके बाद हम बाकी इसमें कुछ सिंपल से हैं यार, वो देखते हैं। 21 को देखो पहले, 21, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसीडर स्कैर रिसोर्सेज बिकॉज दे, बी ऑप्शन सही है, बिकॉज दे डू नॉट सेटिस्फाई द क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी। यार क्योंकि वॉन्ट्स अनलिमिटेड है तो वो नहीं कर सकता, बी पॉइंट इसका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिज्म में द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय वोटिंग डन बाय द कंज्यूमर। यार ऐसा पढ़ाया था कैपिटलिज्म की वोटिंग होती है, नहीं। सेंट्रल प्लान अथॉरिटी, नो। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर सॉल्वेंट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, क्या डिमांड है क्या सप्लाई है उसके बेसिस पे करते हैं हम, ठीक है। इसने पूछा एलोकेशन कैसे होता है रिसोर्सेज का, कहाँ कितने रिसोर्स लगाने प्रोडक्टिविटी में, कंज्यूमर किस चीज की ज्यादा डिमांड कर रहा है उस पर ज्यादा लगाएंगे, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, सी ऑप्शन। 23, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, डिमांड, सप्लाई, एफिशिएंसी, प्राइस। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस प्राइस एज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कि कहां से हमें ज्यादा प्राइस मिलेगा ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि मार्केट इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर होता है, वो प्राइस पे एज द प्रिंसिपल मेन होता है उनका, कि भैया जिसकी प्राइस ज्यादा होगी, जिस एलिमेंट की, जिस प्रोडक्ट की, उसी को ज्यादा बनाएगा और जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग द मार्केट सिस्टम। यूजिंग द मार्केट सिस्टम यानी कि कैपिटलिज्म के अंदर कौन सा डिसएडवांटेज है। ए ऑप्शन ध्यान से सुनना आप, सही जो है, इनकम विल बी टेंड टू बी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। पढ़ाया गया यार, कैपिटलिज्म में इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक सेक्शन बहुत अमीर हो रहा होता है, एक सेक्शन बहुत गरीब हो रहा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी, इनमें से कौन से स्टेटमेंट मार्केट इकोनॉमी पे अप्लाई नहीं होती। फर्म डिसाइड टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्म डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, सही है, हमें नॉट वाला निकालना है, कौन सी नहीं होती। फर्म्स एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये भी सही है यार, कौन सी इकोनॉमी की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, मार्केट इकोनॉमी का, फर्म्स का यही होता है। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म्स टू वर्क एंड व्हाट टू बाय देयर इनकम, हाउस होल्ड डिसाइड करता है मुझे क्या खरीदना है, सबको फ्रीडम है अपने हिसाब से वो खरीद लेता है। डी ऑप्शन देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेज दैट गाइड द डिसीजन ऑफ द फर्म एंड हाउस होल्ड। गवर्नमेंट पॉलिसीज तो निकलती ही नहीं है यार, यहाँ पे सब कुछ मार्केट पे फ्रीली छोड़ा हुआ है, तो ये गलत है। गवर्नमेंट पॉलिसीज कहाँ निकलती है बेटा, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ द सेक्टर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, पढ़ाया गया है, तो 26 का सी आंसर है, इकोनॉमिक डिसीजंस आर पार्टली टेकन बाय द स्टेट एंड पार्टली बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। सही है भाई, दोनों एक साथ लेते हैं। 27, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट, क्यों होती है ये सेंट्रल प्रॉब्लम, एलोकेटिंग, डी ऑप्शन सही है। तो आप अब ट्रैक पे आ चुके हो, 27वें क्वेश्चन पे हो कि लास्ट जा रहे हो, 35 लास्ट है इसका। एलोकेटिंग स्कैर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट सोसाइटीज अनलिमिटेड वांट्स आर सेटिस्फाइड इन द पॉसिबल मैनर।
इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो बेटा जो हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ा था 3, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें हमारी क्या कोशिश होती है कि रिसोर्सेज को ऐसा यूज करवाया जाए कि हम उन चीज़ों की मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें जिसकी कंट्री को बेस्ट रिक्वायरमेंट है। तो एलोकेटिंग स्कैर रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, डी ऑप्शन जो है इसका, इन सच अ मैनर दैट सोसाइटी अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स आर सेटिस्फाइड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। पूरे चैप्टर में यही घूम रहा है। फिर मैंने ये पढ़ाया था कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी तब यूज होती है जब एक इकोनॉमी के अंदर कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी होती है। लेबर तब होता है जब लेबर सरप्लस इकोनॉमी होती है। तो वही है आपका 28, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट सेलेक्टेड इन अ बी ऑप्शन, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस इज कैपिटल इज लो कंपेयर टू लेबर। सब समझाया गया कि उस एरिया में उसको लेबर नहीं मिल रहा, कैपिटल से काम कर रहा हो, कैपिटल सस्ती पड़ रही है तो उससे कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है। 29वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस। ये थोड़ी कुछ पढ़ाया यार मैंने तुम्हें, ये गलत ऑप्शन है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लार्ज प्रोडक्शन हम कौन सी गुड्स की करते हैं बेटा, कैपिटल गुड्स की। अच्छे से पढ़ा के लाया हूं। 30वां क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पहले तुम्हें रिकॉल करा रहा हूं, वहां पे बोल्ड करवाया था मैंने। कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में मदद करता है, फ्यूचर में हम स्ट्रांग होंगे। तो लार्ज प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स, पब्लिक गुड्स, कैपिटल गुड्स। बेटा पब्लिक गुड्स, सॉरी बेटा कैपिटल गुड्स पढ़ाया गया है कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है। हम वॉर रिलेटेड पे भी इतना फोकस नहीं करते, कभी कभार यूज होता है। और कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन भी किस पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है कैपिटल पे। तो कैपिटल गुड्स पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। तो ये आ गया। 31वां यानी कि 31 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे मॉड्यूल में, द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच all the means of production are owned and controlled by private individuals for profit। प्राइवेट बंदा कहां कंट्रोल कर रहा होता है, कैपिटलिज्म में। तो बी ऑप्शन कैपिटलिज्म। 32, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ, बी ऑप्शन, द नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। पूरे नेशन को स्टडी करता है मैक्रो। गलत वाले ऑप्शन है बिग बिजनेसेस, अरे यार ऐसा नहीं है, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है मैक्रो एज अ होल एंटायर। डिसीजन ऑफ अ इंडिविजुअल फॉर्म्स ऑफ अ पीपल, इंडिविजुअल लगता ही तो वैसी बात खत्म हो गई, मैक्रो नहीं हो सकता। ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी इज अ माइक्रो टर्म। ठीक है, यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है 32 का। द नेशनल इकोनॉमी को पूरा स्टडी कर रहा है एज अ ग्लोबल सेंस में। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एडवांटेज ऑफ विच मार्केट, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और बी बोथ और नन ऑफ दीज। तो कैपिटलिज्म में फ्रीडम है, कंपटीशन है, सब कुछ खुला हुआ है। ठीक है, समझाया गया था। तो बी ऑप्शन 33 का। 34 में एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमम, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, मिनिमम वर्ड है ये। एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमम अंडर सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड। भैया सोशलिज्म में मिनिमाइज होता है क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट होती है बेटा, गवर्नमेंट बैलेंस करके चला रही होती है सोशलिज्म में, जबकि इनइक्वालिटी ज्यादा होती है कैपिटलिज्म में। समझा के लाया था, आगे पता था यहाँ यूज होगा। ठीक, लास्ट एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये आपके लास्ट सेशन में पूछा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइजेस रेफर्स, ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइजेस रेफर्स टू, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस जो होती हैं वो एक एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आपको सी पे ध्यान देना है। सी ऑप्शन है प्राइसेस डिटरमाइंड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो आप दिमाग में गाड़ लीजिए इसको थोड़ा सा। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस रेफर्स टू प्राइसेस डिटरमाइंड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजली द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट खर्च करती है, इसे एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है इकोनॉमी के अंदर। सी ऑप्शन। ठीक, यहां पर आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म हो गया पार्ट 1 के अंदर। ये पूरा चैप्टर आपको, जो भी हमने 35 के 35 एमसीक्यू पीछे डिस्कस करे हैं, इन्हीं में से आपको 2 या 3 मिलने वाले हैं एग्जामिनेशन में। ठीक, आप एक बार अच्छे से मॉड्यूल खोल के सामने रख के इसको रिकॉल करें। इससे बाहर इस वीडियो के अंदर आपका पूरा 4 नंबर का सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है, तो 4 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई के साथ। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय।